गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो लाइव बैच में, लाइव क्लासेस में हमने लाइफ साइंस पहला सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिया था। तो जनरल साइंस जब हम बात करते हैं, जनरल साइंस का मतलब हो गया हमारे 3 सब्जेक्ट। आपके एग्जाम में जनरल साइंस का जो पार्ट पूछता है, जनरल साइंस का मतलब हो गया, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन जो आते हैं लाइफ साइंस में आते हैं। चाहे एसएससी सीजीएल का एग्जाम हो, चाहे आपका जेई का एग्जाम हो, एई का एग्जाम हो, जनरल साइंस पे जो क्वेश्चन बनते हैं, जैसे बीपीएससी एई है, तो जनरल साइंस के जो क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा क्वेश्चन तो लाइफ साइंस पूछता है। जैसा कि मैंने बताया था, हायर लेवल पे लाइफ साइंस कहते हैं, स्कूल लेवल पे यही बायोलॉजी है। और इसके बाद आता है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, तो जनरल साइंस की जब हम बात करते हैं, इनको मिलाकर जनरल साइंस बोला जाता है। हमने जो पढ़ाया है, लाइफ साइंस हमने पूरा कंप्लीट कर दिया है। तो आप लोगों ने लाइफ साइंस, काफ़ी लोग जो बाद में भी जुड़े होंगे, लाइफ साइंस पूरा हो गया होगा। कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम आई हो, क्वेश्चन में कहीं दिक्कत आ रही हो तो बताएं। कहीं किसी को कोई टॉपिक कम लग रहा हो तो भी बता सकते हैं। तो पहला सब्जेक्ट हमने कंप्लीट कर लिया, लाइफ साइंस। लाइव सेशन में अभी जो नया बैच शुरू हुआ था उसमें ये कंप्लीट हो गया। फिर हमने कुछ क्वेश्चंस वगैरह कराए। क्वेश्चंस में भी आपने देखा होगा लाइफ साइंस क्वेश्चन बन रहे होंगे। 300 क्वेश्चन लाइफ साइंस के, 3 लेक्चर वो भी पड़े हुए हैं, वहां से प्रैक्टिस कर सकते थे। अब उसी तरह बिल्कुल क्वालिटी वाइज जैसे हम लाइफ साइंस कंप्लीट किया, उसी तरीके से अब हम शुरू करेंगे फिजिक्स केमिस्ट्री। एक एक सब्जेक्ट एक एक बार में कवर करते चलेंगे। एक एक सब्जेक्ट एक एक बार में कवर करते चलेंगे। ठीक से आप उसको पूरा रेडी कर लो, क्वेश्चंस लगा लो, फिर अगला सब्जेक्ट। हड़बड़ी हमें नहीं करनी। जिन लोगों के एग्जाम 1 ही 2 महीने में है, वो एक लाइव कर लें, एक रिकॉर्डिंग से कवर कर लें। जिनको जल्दी कोई एग्जाम देना है, 2-3 महीने में ही पेपर देना है, क्योंकि 1 बाई 1 8 के 8 सब्जेक्ट लाइव कराऊंगा मैं, उसमें टाइम लगेगा। तो जिनको नेक्स्ट ईयर पेपर देना है, उनके लिए तो 8 लाइव फिर से हो जाएंगे। जिनको 2 ही 3 महीने बाद पेपर देना है, तो अभी हाल फिलहाल में भी जो सब्जेक्ट कराए थे, एक लाइव एक रिकॉर्डिंग कवर कर सकते हैं। ठीक है, जैसा मैं आपको लाइव में बता दे रहा हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री हो जाएगा, इसके बाद मैं पॉलिटी कराऊंगा। तो अकॉर्डिंगली आप डिसाइड कर सकते हैं कि रिकॉर्डिंग से किसको लेकर चलना है, लाइव किसको करना है। ठीक है, पिछले बैच में भी पढ़ाए मेरे ही हैं, इसमें ही मैं ही करा रहा हूँ। अब हम शुरू करेंगे बात फिजिक्स केमिस्ट्री। फिजिक्स केमिस्ट्री, अब इसमें 2 पार्ट है कि सर एग्जाम में 11th-12th का फिजिक्स केमिस्ट्री पूछेगा या 10th तक का पूछेगा। आप मुझे बताइए, 11th-12th की फिजिक्स केमिस्ट्री पूछ भी ले, क्या पॉसिबल है कि आप इतने सारे सिलेबस को करने के बाद, कई एग्जाम में टेक्निकल आ रहा है, कहीं नॉन टेक आ रहा है, नॉन टेक में भी आपके 8 सब्जेक्ट हैं जीएस में, फिर आप 11th-12th का फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ लेंगे जेई के लेवल का। तो आप अपने आप से सोचिए कि भाई लाइफ साइंस में जहां जरूरत थी जेनेटिक्स वगैरह 11th-12th का मैंने कुछ कुछ चीजें करा दी थी, पर फिजिक्स केमिस्ट्री आप 11th-12th का पढ़ने बैठ गए तो आप कर लोगे कि? अगर मैं करा भी दूं 11th-12th का, मैं पढ़वा भी दूं, मान लो जेई का ही टीचर लाके करवा दूं, आप कर लोगे क्या इसको 11th-12th के लेवल का? कई बार इस तरह की क्वेरी आती है कि सर 12th का केमिस्ट्री फिजिक्स, अरे क्वेश्चन आ भी गए हो, 1-2 क्वेश्चन आ भी जाए, तो क्या आप 11th-12th की फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ने लगोगे? थोड़ा लॉजिक लगाया करो, दिमाग लगाया करो कि भाई कितना तैयार कर सकते हो। जितना कंटेंट दे रहा हूं वो तो रेडी हो नहीं पाएगा, उतना ही कर लो, बड़ी बात है। फिजिक्स केमिस्ट्री जनरल साइंस का पार्ट है, वैसे भी स्पेसिफिक आपसे 11th-12th का नहीं पूछेगा। और फिर मैं कह रहा हूं 1-2 क्वेश्चन आ भी जाए, उस 1-2 क्वेश्चन के चक्कर में 11th-12th का फिजिक्स केमिस्ट्री मत पढ़ने लगना। जीके करंट अफेयर जो मैंने पढ़ा रखा है, रिकॉर्डिंग से चाहो तो वो कवर करते चलो। स्टैटिक जीके है, फिर करंट अफेयर है, उसमें इकोनॉमी भी कराया है मैंने, हिस्ट्री पढ़ सकते हो। इतने लंबे लंबे सब्जेक्ट हैं, उनके बाद फिर इसको करना। ये बेसिकली जनरल साइंस का पार्ट है, एक बेसिक साइंस जो लोगों से एक्सपेक्ट किया जाता है आरआरबी में, एई जेई में, इस तरह के एग्जाम्स में। तो ये मैं आपको बता दूं, मेन टारगेट आपका अप टू 10th लेवल होना चाहिए। अप टू 10th लेवल इतना होना चाहिए। क्लियर है? अनिल कुमार, मैंने बताया बीपीएससी एई, आरआरबी जेई, एसएससी जेई, सीजीएल, इन सब एग्जाम में जीएस आता है, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री पूछता है। 10th लेवल तक का तो आपको आना ही चाहिए, सबके लिए कॉमन है। और लिख भी रहा है जनरल साइंस, मतलब ये बेसिक साइंस आपसे एक्सपेक्ट करते हैं, एक्सपर्टीज नहीं।
11th-12th का फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं, ये बेसिक साइंस आपसे एक्सपेक्ट करते हैं। पर पेपर बनाने वाले कई बार अब सारे क्वेश्चन तो ऐसे नहीं दे देगा कि आप कर लो। कोई कोई क्वेश्चन हो सकता है 11th-12th का डाल दे, कोई कोई क्वेश्चन 11th-12th का हो सकता है कि डाल दे, पर उस क्वेश्चन के चक्कर में आपको पूरा पूरा 11th-12th का फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ने अगर बैठ गए तो बाकी सारे सब्जेक्ट छूट जाएंगे, यही पढ़ पाओगे। तो ये भी समझना है कंपटीशन किस तरह से दिया जाता है, किसको पढ़ना है और टाइम के अनुसार किसको कितना वेटेज देना है। टेक्निकल भी पढ़ना है और नॉन टेक भी पढ़ना है। टेक्निकल भी पूरा करना आपके लिए आफत है, फिर नॉन टेक पढ़ना, तो जितना कर पाओगे उतना ही। देखो कंपटीशन इस चीज के बारे में है कि सबके लिए बराबर टाइम है। कौन गार्बेज पढ़ रहा है, कौन एग्जाम रिलेवेंट पढ़ रहा है, सीधी सीधी बात है। सबके पास उतना ही डेफिनेट टाइम है, उतने ही टाइम में टेक्निकल पढ़ना, नॉन टेक पढ़ना, फिर उसमें भी कौन रिलेवेंट चीजें पढ़ रहा है, कौन इररिलेवेंट चीजें पढ़ रहा है। शुरू के 6 महीने तो लोगों को एग्जाम को समझने में लग जाते हैं। जब कंपटीशन की तैयारी शुरू करते हैं, शुरू में जोश बहुत रहता है, एनर्जी लेवल बहुत हाई रहता है, तो एक एक क्वेश्चन के पीछे सोचते हैं कि पूरी किताब पढ़ लेंगे। एक क्वेश्चन किसी टॉपिक से आ गया, वो सोचते हैं पूरी बुक पढ़ लेंगे। उनको नहीं पता कि ये इररिलेवेंट था, एक बार आ भी गया, उसके चक्कर में पूरी बुक नहीं पढ़नी। उस चीज को टाइम ज्यादा दिया जाता है जहां से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। कंपटीशन में उस चीज को सबसे ज्यादा टाइम देना है जहां से प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा क्वेश्चन आने की। 100% की तैयारी नहीं की जाती कंपटीशन में। मैं फिर आपका माइंड इसमें क्लियर कर दूं बिल्कुल, ठीक है। एयरपोर्ट अथॉरिटी वगैरह का एग्जाम होता है, वहां वो सिलेबस लिखता है फिजिक्स केमिस्ट्री का क्लियर कट कि 11th-12th का पूछेंगे। एयरपोर्ट अथॉरिटी में आता है, वहां लिख देता है वो सिलेबस में 11th-12th की फिजिक्स केमिस्ट्री का सिलेबस लिखता है। पर वहां फिर बाकी सिलेबस कम होता है, वहां बाकी सिलेबस कम होता है, इतना सिलेबस भर के नहीं देता वहां पर, ठीक। ये पहली बात हो गई। पहले मैं क्लियर कर दूं आपको क्या अप्रोच रखनी है। एक एक दो दो क्वेश्चन 11th-12th के आ भी जाएं, याद रहा हो पुराना तो ठीक, नहीं रहा हो तो उसके चक्कर में पूरी किताब मत पढ़ना। आप कोई किसी को ज्यादा पढ़ने की इच्छा भी हो कि सर आप जो पढ़ा रहे हैं मैं और कुछ भी करना चाहता हूं ऐड, तो मैं आपको बता देता हूं। मैं जो टारगेट करके इसमें चलूंगा, जैसे 6-7 की एनसीईआरटी जो पढ़ते हो वो डाटा आपका 8th में कवर हो जाता है। 8th में जो पढ़ते हो वो फिर 9-10th में आता है। 9-10th की साइंस जो पढ़ते हो फिर 11th-12th में और इलाबरेट करके आती है वो। हमें बेसिकली 9-10th की एनसीईआरटी अगर हम टारगेट कर लेते हैं तो हमारा जनरल साइंस का पार्ट काफी हद तक इन एग्जाम्स को कवर कर लेगा। 9-10th एनसीईआरटी सबसे रिलीवेंट, सबसे रिलायबल इसी को माना जाए। लाइन टू लाइन क्वेश्चन आ जाते हैं इससे, इवन यूपीएससी पूछता है। यूपीएससी भी बेसिक साइंस के जो क्वेश्चन पूछता है एज इट इज क्वेश्चन आ जाते हैं यहाँ से। तो 9-10th की एनसीईआरटी जो है वो रिलायबल सोर्स है इसको पढ़ने के लिए। अगर आप में से क्लास के अलावा किसी को लग रहा है कि सर मैं और ऐड करना चाहता हूँ, हालांकि एनसीईआरटी के हिसाब से तो मैं पूरा आपको मैक्सिमम कराऊंगा ही, कोई कोई टॉपिक और डिटेल में अगर जाना चाहो तो 9-10th की एनसीईआरटी या ऑनलाइन पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। नोट्स आपको दे भी रखे हैं, मैं भी लिखवा भी दे रहा हूँ। नोट्स आपको दे भी रखे हैं, नोट्स मैंने जो बनवाए हैं एनसीईआरटी को ध्यान में रख के बनवाए हुए हैं। तो जो 2023 वाली कॉपी फिजिक्स केमिस्ट्री की आपको दी हुई है, एनसीईआरटी के ही लिखवाए हैं मैंने नोट्स वो, जितनी एनसीईआरटी की काम की चीजें हैं। अभी आप कहोगे तो मैं इसमें फिर से नोट कर भी दूंगा, या उन नोट्स को हम देख के चल भी सकते हैं। एनसीईआरटी की लाइनें हैं, पीडीएफ आप डाउनलोड कर भी सकते हो एनसीईआरटी, वहां से भी ऐड कर सकते हो। पर बुक अगर रेफर करना हो तो ये 2 किताबें ठीक है। एनसीईआरटी बायो नहीं पढ़ना इसमें से, ओनली फिजिक्स केमिस्ट्री, बायो तो करा ही दी है। फिजिक्स केमिस्ट्री पहले मैं जो करा दूं, उसके बाद कोई एडिशनल पॉइंट देखना हो तो वहां से देख सकते हो। जितना मैं करा दूंगा उसके अलावा कोई पॉइंट देखना चाहो एडिशनल मिले तो देखने की जरूरत है, उतना ही कर पाओ तो बहुत है। मैक्सिमम तो मैं करा ही दूंगा, उसके अलावा एनसीईआरटी को पलट सकते हो एक बार जरूरत पड़े तो, नहीं तो और कोई बुक 11th-12th को फोकस मत करने लगना, ठीक है। ऑनलाइन पीडीएफ भी मिल जाएगी एनसीईआरटी की, सस्ती बुक आती है, चाहो तो परचेज कर सकते हो या ऑनलाइन मिल भी जाएगी पीडीएफ। 9-10th एनसीईआरटी साइंस की एक ही कंबाइंड बुक आती है, उसमें से बायो नहीं पढ़ना, ओनली उसमें से फिजिक्स केमिस्ट्री का पार्ट। और पढ़ना भी क्या, पहले मैं जितना करा दूं उसके बाद केवल एक बार पलट सकते हो मेरे पढ़ाने के बाद, क्योंकि जो मैंने नोट्स बनवाए हैं एनसीईआरटी को ध्यान रख के बनवाए हैं, ठीक है। गीतार्थ कलिता क्लास के साथ भी नोट्स बनाना चाहो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। क्योंकि एक एक लाइन में फिर से सब एक्सप्लेन करूंगा, मेन तो इसमें समझाने का पार्ट है, मेन तो हमें समझनी है सारी चीजें। बीपीएससी एई के पेपर में
फिजिक्स केमिस्ट्री के क्वेश्चन और लाइफ साइंस के क्वेश्चन जनरली सब एग्जाम में लाइफ साइंस ज्यादा पूछता है फिजिक्स केमिस्ट्री की तुलना में। बीपीएससी का जो पेपर होता है उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री क्वेश्चन आपको ज्यादा दिखेंगे। मैं आपको बता दूं, आरआरबी जेई दोगे, एसएससी जेई दोगे, साइंस में से लाइफ साइंस ज्यादा दिखेगा। जनरल साइंस में वहां पर लाइफ साइंस के क्वेश्चन ज्यादा होते हैं। बीपीएससी एई खासकर वहां पर आपको ज्यादा क्वेश्चन फिजिक्स केमिस्ट्री के मिलते हैं। तो एग्जाम टू एग्जाम भी थोड़ा सा वेरी करता है। लाइफ साइंस जनरल साइंस में हमेशा ज्यादा आता है। बीपीएससी में उठा के देखेंगे तो फिजिक्स केमिस्ट्री कई बार ज्यादा आया है लाइफ साइंस के मुकाबले। बाकी सारे एग्जाम में जनरल साइंस में लाइफ साइंस का वेटेज ज्यादा रहता है। ठीक है, तो अपने अपने एग्जाम के हिसाब से आप नोट भी करते जाए। कल पेपर हुआ है उत्तराखंड पीसीएस का, प्रीलिम्स का पेपर मैंने शेयर भी कर दिया था। कॉमन जीएस उठा के देखोगे एज इट इज लाइन टू लाइन कई सारे क्वेश्चन जो क्लास में पढ़ाए हुए हैं। उत्तराखंड जीएस मैंने बच्चों को पीडीएफ भी दी थी और मैंने कहा था अपने से भी ऐड करना है। उत्तराखंड जीएस के भी काफी क्वेश्चन आए हुए हैं। उत्तराखंड जीएस की बात अगर मैं नहीं करूं, मैं जो कॉमन जीएस की बात करूं जो आपको पढ़ा रहा हूं, बहुत सारे क्वेश्चन उस एग्जाम में एज इट इज पेपर मैंने शेयर भी कर दिया है। उत्तराखंड पीसीएस का पेपर कल हुआ, अलग अलग एग्जाम हम इसलिए चेक करते रहते हैं कि पता रहे कि जो हमने पढ़ाया एग्जाम में आ क्या रहा है। तो काफी सारे उत्तराखंड पीसीएस के पेपर देखोगे जिनके पूरे सब्जेक्ट हो चुके हैं, बहुत सारे क्वेश्चन लाइन टू लाइन मिलेंगे। उत्तराखंड लोकल मैंने जैसे बोला, हर स्टेट के लिए स्टेट लोकल आपको अपने से भी ऐड करना पड़ेगा। थोड़ा बहुत मैं स्टेट लोकल देता हूं कंटेंट, कुछ अपने से भी ऐड करना पड़ेगा। सिर्फ स्टेट लोकल के लिए मेरे कंटेंट पर डिपेंड रहने की बजाय अपने से भी ऐड करना है। बाकी जो मैं करा रहा हूँ वो काफी कंटेंट है। अब उड़ीसा स्टेट का लोकल है, सारे 28 स्टेट लोकल तो नहीं मिल सकता। स्टेट लोकल में कुछ मैं ऐड कर देता हूँ, कुछ आपको अपने से जोड़ना पड़ता है। गीतार्थ कलिता असम स्पेसिफिक कोई बैच, गीतार्थ मैंने बताया। कॉमन जीएस उत्तराखंड पीसीएस हुआ, बिहार हुआ, झारखंड हुआ, कॉमन जीएस जो मैं पढ़ा रहा हूँ सारा काम आएगा। स्टेट लोकल आपको अपने से ऐड करना पड़ेगा। कुछ कुछ स्टेट का थोड़ा बहुत डाटा मैंने कराया था, बिहार, यूपी और उत्तराखंड, 3 स्टेट का, पर सारे स्टेट तो मैं नहीं ऐड कर सकता हूं, उतना पॉसिबल भी नहीं है। शुरू करें। सबसे पहले जो चैप्टर हम उठा रहे हैं अभी, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, 9th क्लास का चैप्टर है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। पहला चैप्टर उसमें मैटर वगैरह के बारे में है, वो मैं आगे बताऊंगा। तो 9th की एनसीईआरटी सीक्वेंस में फॉलो नहीं कर रहे हैं, पहले मैं आपको इसमें एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में चर्चा करूंगा। तो सबसे पहला चैप्टर हम चर्चा करेंगे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ध्यान से सारी बातें सुनना है। थ्योरी आपको नोट्स में दे रखी है, यहाँ बोर्ड पे लिखा भी है मैंने अभी। पहले समझो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, चैप्टर 1 हमारा यही है। लगभग 500 बीसी पहले, सिर्फ कहानी की तरह सुनना, रटने के चक्कर में मत पढ़ना, सुनो पहले। तकरीबन 500 बीसी, लगभग इस समय की बात है, 500 बीसी लगभग इस समय की बात है। इंडिया में जो हमारे संत वगैरह हुआ करते थे, उन लोगों का भी कुछ वर्क, उनकी जानकारी, अब उस समय एक्सपेरिमेंटली प्रूव चीजें तो नहीं थी, ये बेसिकली फिलोसफी रिलेटेड था, सोचा गया हुआ वर्क था, कोई ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव नहीं थी उस समय चीजें, पर फिलोसफी का कहीं ना कहीं वर्क था। तो उस समय हमारे जो साधु सन्यासी वगैरह थे, संत लोग थे, उन लोगों ने काम किया। तो 500 बीसी में इंडिया के कुछ साधु संत या फिलोसफर, उन्होंने कुछ वर्क किया और उन्होंने इस पर सोचा कि किसी मैटर को वो कहते थे पदार्थ, मैटर को वो कहते थे कोई पदार्थ। तो वो कहते थे कि किसी मैटर को डिवाइड कर सकते हैं, डिविजिबिलिटी मैटर की करते जाएं, तो मैटर को डिवाइड करते जाएं, जितना ज्यादा मैटर को तोड़ते जाओगे, तोड़ते तोड़ते एक स्टेज आएगी जब आप उसके फर्दर उसको ब्रेक नहीं कर सकते। मैटर को आप ब्रेक करते जाए तो ब्रेक करते करते एक स्टेज आएगी जब उससे ज्यादा आप मैटर को ब्रेक नहीं कर पाएंगे। वो जो इनडिविजिबल स्टेट होगी लास्ट में, मैटर को ब्रेक करते जाएं, लास्ट में जो इनडिविजिबल, जो फर्दर उसके बाद डिवाइड नहीं होगा, इनडिविजिबल स्टेट जब आएगी, उसके बाद आप मतलब एक स्टेज आ जाएगी जब मैटर को फर्दर आप डिवाइड नहीं कर पाएंगे। तो इनडिविजिबल स्टेट में आने के बाद जो आपको चीज मिलेगी
उसके बियॉन्ड आप उसको ब्रेक नहीं कर पाओगे। इसको इन्होंने नाम दिया था परमाणु। परमाणु, इंडिया में ये वर्ड यूज हुआ परमाणु। एटम जो वर्ड है वो तो ग्रीक लोगों का है, इंडिया की तरफ से जो वर्ड आया था परमाणु वर्ड आया था। क्लियर है? तो वर्ड आया परमाणु कि 500 बीसी के आसपास इंडियन फिलोसोफर, भारत के कुछ जानकार लोग जो महर्षि थे, उनका नाम था, सबसे पहले जो पर्सन उनका नाम था महर्षि कानद। सबसे पहले थे ये महर्षि कानद। इन्होंने ये बात सोची, एक्सपेरिमेंटली प्रूव तो नहीं हुआ, इन्होंने ये सोचा। तो 500 बीसी के आसपास, 500 बीसी के आसपास, कैलेंडर का मतलब बताया था मैंने, अंग्रेजी कैलेंडर जिसको हम क्रिश्चियन कैलेंडर या ग्रेगोरियन कैलेंडर कहते हैं, क्राइस्ट का बर्थ ये पहला साल है, फर्स्ट ईयर है जीसस क्राइस्ट का बर्थ। इनके पहले का समय बिफोर क्राइस्ट बीसी, और इनके बाद का समय एनो डोमिनी, आफ्टर डेथ नहीं होता है, इसको एनो डोमिनी बोलते हैं, हिस्ट्री वगैरह में पढ़ेंगे डिटेल में। तो क्राइस्ट का बर्थ रेफरेंस ईयर है, इससे पहले का टाइम बीसी और इसके बाद का टाइम एडी। अभी चल रहा है 2024 एडी, और मैं बात कर रहा हूं लगभग 500 बीसी। 500 बीसी का मतलब हो गया 2024 ईयर तो ये, और 500 ईयर और लगभग 2900 ईयर पहले। 2024 तो अभी ये चल रहा है जो, और 500 ईयर और पहले, मतलब 2900 ईयर पहले की बात है ये। महर्षि कानद थे, महर्षि कानद, उन्होंने ये सोचा था कि पदार्थ जो होता है उसको हम डिवाइड करना शुरू करें, ये डिवाइड होता जाएगा और एक स्टेज आएगी, उसके बाद हम फर्दर डिवाइड नहीं कर पाएंगे, एक स्टेज के बाद ये इनडिविजिबल हो जाएगा, एक स्टेज के बाद हम डिवाइड कर नहीं पाएंगे। उस स्टेट को परमाणु, उस स्टेट में हमें परमाणु मिलता है, मतलब ब्रेक होता होता अंतिम जो चीज हमें मिलेगी, इन्होंने कहा परमाणु होता है। बेसिकली एटम की बात कर रहे हैं। ये तो बाद में पता चला कि एटम के अंदर भी कई चीजें होती हैं, एटम के अंदर भी तो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, आज और भी चीजें मिल चुकी हैं, हिग्स बोसॉन वगैरह पार्टिकल, सब एटॉमिक पार्टिकल जानते हो आप आज की डेट में। तो रिसर्च बढ़ती गई और चीजें मिलती गई। तो पहले मैटर का पता था, मैटर के बाद में एटम तक पहुंचे, एटम के बाद में एटम के अंदर क्या होता है वहां तक पहुंचे, आज एटम में और भी चीजें मिल चुकी हैं। मैटर की अगर मैं बात करूं, मैटर के 5 स्टेट है, मैटर के टोटल 5 स्टेट होते हैं। देखो, स्टेट्स ऑफ मैटर, आगे पूरा चैप्टर हमारा इस पर भी आएगा, स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर में सबसे पहले सॉलिड स्टेट, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, और एक स्टेट होती है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, जिसको BEC या BE कंडेंसेट भी कहते हैं। तो मैटर की टोटल 5 स्टेट हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और BE कंडेंसेट, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ये 5 स्टेट है मैटर की। बचपन में आप सॉलिड, लिक्विड, गैस जानते थे, 2 स्टेट और हैं, प्लाज्मा और BEC। 5 स्टेट्स ऑफ मैटर। बचपन में कई लोगों ने पढ़ा होगा कि 3 स्टेट ऑफ मैटर होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, उसके अलावा 2 स्टेट ऑफ मैटर और भी है, एक है प्लाज्मा और BE कंडेंसेट। जैसे प्लाज्मा टीवी भी सुना होगा आपने, प्लाज्मा टीवी के अंदर भी ये स्टेट है मैटर की, प्लाज्मा। तो प्लाज्मा, और 5वीं स्टेट है BE कंडेंसेट। आगे पूरा चैप्टर हम मैटर के बारे में पढ़ेंगे कि BEC कैसे बनता है, प्लाज्मा स्टेट में क्या होता है, आगे हम चर्चा करेंगे इस पर। और मैटर की टोटली 5 स्टेट हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड BEC, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो महर्षि कानद की फिलॉसफी क्या थी? उन्होंने कहा मैटर, कोई मैटर हम ले लें, कोई मैटर हम ले लें। फॉर एग्जाम्पल कोई लिक्विड ले लो, कोई सॉलिड ले लो। जैसे मैं आपसे कहूं कि पदार्थ में मैंने वाटर ले लिया, लिक्विड ले लिया, और वाटर को हम किसी तरीके से एक्सपेरिमेंटली प्रूफ तब तो था नहीं, थ्योरेटिकली उन्होंने कहा
कि हम वाटर को मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कि वाटर लिया हमने मान लो, और उसको हम ब्रेक करते जाए, तो ब्रेक करते 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 लास्ट स्टेज आएगी जब हम फर्दर ब्रेक नहीं कर पाएंगे, तो ब्रेक करके क्या मिलेगा, उसमें हाइड्रोजन एटम मिलेगा और ऑक्सीजन एटम मिलेगा। ब्रेक करते करते हम एटम तक पहुंच सकते हैं। तो जब एटम की बात आप कर रहे हैं, हम एटम तक पहुंच सकते हैं, तो मान लेते हैं कि ये एक एटम है, ये कोई एटम है मान लिया। इसका मतलब महर्षि कानत जो कह रहे हैं वो तो सोच सोच के एटम तक पहुंचे, उसके बाद बहुत बाद में पता चला कि एटम के अंदर भी कुछ चीजें होती हैं, कि एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, किनारे किनारे इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं, ये सब कहानी बात की है। एनर्जी सेल्स होते हैं, वैलेंसी होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, ये सब बात की कहानी है। पीरियोडिक टेबल का कंसेप्ट है ना। फिर एटम भी बहुत सारे हैं। क्या नाइट्रोजन का एटम हाइड्रोजन का एटम एक ही है? ये नाइट्रोजन का पता लगना, हाइड्रोजन का पता लगना, है तो बात की बातें हैं। पहले तो इन जनरल बस पता लगा था कि कोई मैटर है, उस मैटर को हम ब्रेक करते जाएं, लास्ट में एक स्टेज आ जाएगी जब हम फर्दर उसको डिवाइड नहीं कर पाएंगे, बस समझ आया कि वो इंडिविजिबल स्टेट परमाणु है। ग्रीक ने उसको एटम कह दिया था, इंडिया में उसको परमाणु वर्ड बोला गया था। ये तो और बात की बातें हैं कि सब एटम भी एक जैसे नहीं होते, सबकी प्रॉपर्टी भी एक जैसी नहीं होती। आज हमें पता है कि नाइट्रोजन का एटम और ऑक्सीजन का एटम सेम प्रॉपर्टी शो तो नहीं करते हैं, दोनों ही एटम। तो शुरू में तो बस ये बात हुई थी कि एटम जैसी कोई चीज, परमाणु जैसी कोई चीज है, इसके बाद हम डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है। अब एटम के अंदर भी आप कहोगे न्यूक्लियस होता है। मैं लाइफ साइंस के न्यूक्लियस की बात नहीं कर रहा हूं, वो तो सेल का न्यूक्लियस था। या मैं एटम के न्यूक्लियस की बात कर रहा हूं। तो फिर आप बाद में आपने जाना कि एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन के अंदर प्रोटॉन, इसमें एटम के अंदर प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। ये सब बात घटना है, बाद में पता लगा इसके बारे में। अब एक क्वेश्चन आता है कि किसको किसने खोजा। एटम के स्ट्रक्चर में हम डिटेल में पढ़ेंगे, पर यहां आप लिख तो लो ही, सिंगल लाइन का क्वेश्चन यहीं पे याद हो जाए। न्यूक्लियस को खोजा था, ये काफी बात की बात है, अर्नस्ट रदरफोर्ड, न्यूजीलैंड का साइंटिस्ट था ये, अर्नस्ट रदरफोर्ड। इलेक्ट्रॉन को खोजा था जे जे थॉमसन। ये क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में। प्रोटॉन, न्यूक्लियस जब खोजा था रदरफोर्ड ने, प्रोटॉन भी इसी ने खोजा था, अर्नस्ट रदरफोर्ड। न्यूक्लियस रदरफोर्ड ने खोजा, प्रोटॉन भी रदरफोर्ड ने खोजा, इलेक्ट्रॉन थॉमसन ने खोजा था, और न्यूट्रॉन चैडविक ने, न्यूट्रॉन खोजा था चैडविक ने। तो बाद में हमें फिर पता चला काफी बाद में कि एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, ये बहुत बात की घटना है। पर आज तो और भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स का पता लग चुका है। आपने कभी वर्ड सुना हो मीजॉन्स। अगर हम आज की रिसर्च की बात करें, आज तो बात और आगे पहुंच चुकी है। जैसे हिग्स बोसॉन का पता चला, हिग्स बोसॉन, और आपने सुना होगा न्यूट्रिनो, हिग्स बोसॉन, न्यूट्रिनो, और भी बहुत सारे पार्टिकल्स पता लगे हैं। एक है काई 3p, मेजॉन्स, कई सारे पार्टिकल का पता लगा। तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स, और भी कई पार्टिकल्स का पता लगा, सब एटॉमिक पार्टिकल्स कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से भी आगे आज बात बढ़ चुकी है। आज की साइंस में इन चीजों की चर्चा होती है। हिग्स बोसॉन को ही गॉड्स पार्टिकल कहते हैं। मतलब आज तक ये बात चल रही है कि सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है क्या, पूरा यूनिवर्स जिससे बना है, बेसिकली वो सबसे छोटी चीज है क्या। 500 बीसी पहले तो फिलोसफिकली सोचा कि परमाणु वो सबसे छोटी चीज है। परमाणु के आगे और बाद में पता चला कि भाई परमाणु के अंदर, एटम के अंदर ये सब चीजें हैं। और आज की साइंस में पता लगा कि उसके अंदर भी ये चीजें मौजूद हैं। मतलब अभी भी हम अल्टीमेट पार्टिकल तक पहुंच नहीं पाए हैं। हिग्स बोसॉन जब खोजा गया था, तो साइंटिस्टों को लगा था कि शायद हमारी रिसर्च पूरी हो गई, शायद हिग्स बोसॉन वो फंडामेंटल पार्टिकल है जिससे मिलकर पूरा यूनिवर्स बना हुआ है, जिससे मिलकर पूरा यूनिवर्स बना। क्लियर है? हिग्स बोसॉन गॉड्स पार्टिकल।
इसमें भी आप वर्ड सुनते हो, सब एटॉमिक पार्टिकल भी बने होते हैं क्वार्क एंड एंटी क्वार्क। और छोटी यूनिट अगर आप जानना चाहो तो क्वार्क और एंटी क्वार्क सब एटॉमिक पार्टिकल भी बनते हैं, इसमें ये पाया जाता है क्वार्क एंड एंटी क्वार्क। और अगर अंदर की कहानी जाननी है, ये आजकल के साइंस इंटेक में क्वेश्चन बनते हैं इस पर। 10th लेवल तक का साइंस पढ़ रहे हो तो ये सब काम आएगा। और आज साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूपीएससी जो पूछता है, या जो करंट में क्वेश्चन बनते हैं वर्ल्ड लेवल पे चल रहा है आजकल, ये पूछा जाता है। क्वार्क, एंटी क्वार्क, सब एटॉमिक पार्टिकल, ये सब इससे बनते हैं। आगे बढ़े। तो जब मैं साइंस एंड टेक जीके एंड करंट अफेयर में पढ़ाता हूँ तो वहां पे मैं साइंस एंड टेक में चर्चा करता हूँ इनके बारे में। इंडिया में न्यूट्रिनो की स्टडी के लिए लैब लगी है, ये सब वहां पे बताता हूँ मैं। तो इतिहास से लेके अभी तक की चर्चा जब हम करेंगे ऐसे सीक्वेंस में चलेगा। ये वाला जो पोर्शन है लेटेस्ट वाला, ये आपका जीके एंड करंट अफेयर में आएगा साइंस वाले चैप्टर में। जीके एंड करंट अफेयर में साइंस टेक के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाएंगे, नासा, प्लैनेट्स, उसके अलावा स्पेस के बारे में। वो सब चर्चा जब होगी तब ये सब बात आएगी। अभी फिलहाल समझ आ गया कि बात किस सीक्वेंस में आगे बढ़ रही है। क्लियर है। ये टर्म्स लिख लो बस, ये वर्ड कहीं आए तो बस इनके बारे में पता हो। ये नोट कॉपी में शायद इसमें लिखा नहीं होगा, ये ऐड कर लो जरा। ये यहां से मैंने बात शुरू की है, देखो एटम्स एंड मॉलिक्यूल चैप्टर शुरू किया है, बस आपको एक सीक्वेंस बताया, क्रोनोलॉजी बताई है। 500 बीसी पहले महर्षि कानद पदार्थ, पदार्थ वर्ड यूज करते थे, तो मतलब मैटर, पदार्थ का मतलब मैटर। तो मैटर जो है उन्होंने कहा कि डिवाइड हो सकता है, और डिवाइड करते करते एक स्टेज आ जाएगी, उसके बाद फर्दर डिवाइड आप कर नहीं पाएंगे। तो फर्दर डिवीजन जब नहीं होगा, वो लास्ट स्टेज परमाणु, इसी को ग्रीक लोगों ने एटम कहा था। तो महर्षि कानत की बात तो यहां तक थी। उसके आगे 18 सेंचुरी के बाद और आगे जब जानकारी पता लगी तो एटम के अंदर और चीजें पता लगी, रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट वगैरह था। मैटर के भी 5 रूप होते हैं, शुरू में 3 पता थे, 2 बाद में आए। और एटम के अंदर भी क्या क्या होता है, ये सब बात की रिसर्च में पता लगा। और अभी जो रिसर्च चल रही है वो इन चीजों पे चल रही है। सब एटॉमिक पार्टिकल जैसे मिजॉन्स हैं, ये बने होते हैं क्वार्क, एंटी क्वार्क के। मेजॉन वगैरह भी ढूंढो, सब एटॉमिक पार्टिकल कई सारे किससे बनते हैं, इससे बनते हैं। ठीक है। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं, ये यहीं पे नोट कर लो, आगे मैं बताऊंगा भी रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट क्या था, कैसे उसने न्यूक्लियस न्यूट्रॉन, ये न्यूक्लियस और प्रोटॉन के बारे में खोज की थी। आगे हम चर्चा करेंगे। रदरफोर्ड था कहाँ का, क्योंकि एटम के स्ट्रक्चर में इसने एक बहुत बड़ी रिसर्च की थी। इसके बारे में कंट्री अगर पूछे तो न्यूजीलैंड का था ये नोट कर लो। रदरफोर्ड का कंट्री था न्यूजीलैंड। न्यूक्लियस की खोज, प्रोटॉन की खोज न्यूजीलैंड का था। एटम के अंदर ही रहता है, सब एटॉमिक पार्टिकल ही तो है सैदुल, एटम के ही अंदर है ये। सब एटॉमिक पार्टिकल्स बोलते हैं इनको, इसीलिए तो नाम सब एटॉमिक पार्टिकल्स है। लिख लिया, आगे बढ़े। इंडिया की पहली न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी, यहां पर चाहे तो यही नोट कर लो इसको। न्यूट्रिनो की स्टडी के लिए इंडिया ऑब्जर्वेटरी लगा रहा है, करंट का क्वेश्चन है वैसे ये, वहां पे भी लिखा दूंगा, यहां भी नोट कर लो। इंडिया की फर्स्ट न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी, ये लग रही है थेनी, तमिलनाडु। इंडिया की पहली न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी, न्यूट्रिनो वगैरह के बारे में स्टडी की जाएगी, ये लग रही है थेनी, तमिलनाडु।
पहली न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी थेनी, तमिलनाडु। नेक्स्ट पॉइंट। तो ये बात तो जो महर्षि कानद थे उनकी बात हुई। महर्षि कानद ने ये स्टेटमेंट दे दिया कि किसी मैटर को डिवाइड करते 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 एक इंडिविजिबल स्टेट आ जाएगी, उसके बाद फर्दर हम डिवाइड नहीं कर पाएंगे, उसको उन्होंने परमाणु नाम दिया था। इनके बाद फिर एक महर्षि हुए, इनका नाम था पकुध कात्यायन। पकुध कात्यायन। पकुध कात्यायन इन्होंने कहा कि ये जो मैटर है, ये जो टूटा है, परमाणु तक जो आप पहुंचे हो, ये कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं और अलग अलग मैटर के रूप देते हैं हमें। मतलब ये जो चीज है, ये जो इंडिविजिबल स्टेट में आप पहुंच गए, ये परमाणु जो बन गया, ये अलग अलग स्टेट में कंबाइंड फॉर्म में रहता है, जिससे हमें अलग अलग मैटर मिलते हैं। उन्होंने कहा कई तरह के मैटर कैसे बन रहे हैं, ये इंडिपेंडेंट फॉर्म में नहीं। उन्होंने कहा कई सारे मैटर जो हमें मिलते हैं, यही कंबाइन होकर हमें अलग अलग मैटर के फॉर्म प्रोवाइड करता है। तो ये इसी समय की बात है लगभग। पकुध कात्यायन ने कहा कि ये जो पार्टिकल्स हैं, ये जो परमाणु हम बात कर रहे हैं, ये कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करके हमें अलग अलग मैटर की फॉर्म देता है। मतलब इस थ्योरी को इन्होंने और इलाबरेट किया। तो महर्षि कानद ने जो बताया था कि मैटर को ब्रेक करते करते अल्टीमेटली हम एक इंडिविजिबल स्टेट में आ जाएंगे, जो परमाणु कहलाता है, पकुध कात्यायन ने इसी थ्योरी को इलाबरेट किया, इसी थ्योरी को और आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा कि ये जो पार्टिकल्स हैं, मतलब एटम बेसिकली, ये जो पार्टिकल्स हैं, ये अलग अलग फॉर्म में कंबाइन होकर हमें मैटर के अलग अलग रूप देते हैं। ये सारा फिलोसॉफिकल वर्क है, सोचा गया है, एक्सपेरिमेंटली प्रूव नहीं था, केवल ये विचार किया गया फिलोसॉफी की तरह कि ये जो पार्टिकल्स हैं, ये अलग अलग तरह से कंबाइन होके अलग अलग मैटर के फॉर्म बनाएगा, अलग अलग रूप देगा। कोई चीज सॉलिड बनेगी, कोई लिक्विड बनेगी। तो डिटेल में सॉलिड लिक्विड तो नहीं, पर वो ये कह रहे थे कि ये पार्टिकल्स कंबाइन करेंगे और अलग अलग मैटर की फॉर्म बनाएंगे। यहां तक की बात ये इंडिया से रिलेटेड। तो दो महर्षि का नाम आया, महर्षि कानद और पकुध कात्यायन। इन लोगों ने यही कहा कि महर्षि कानद ने परमाणु तक की बात की और इन्होंने थ्योरी को आगे बढ़ाया। इन्होंने कहा ये जो पार्टिकल्स होते हैं, अलग अलग फॉर्म में कंबाइन होकर, कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करके अलग अलग मैटर बनाते हैं। ये पार्टिकल्स कंबाइंड होकर अलग अलग फॉर्म के मैटर फॉर्म करते हैं। उसी समय लगभग ग्रीक, इंडिया में जब ये सब काम हो रहे थे, तो ग्रीक में भी, ग्रीक मतलब ये ग्रीस, यूरोप का एक कंट्री ग्रीस, यहाँ के भी दो इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट जिनका वर्क है इस समय का ही, एक था डेमोक्रिटस, एक था डेमोक्रिटस और एक साइंटिस्ट था ल्यूसिपस, उसका नाम था ल्यूसिपस। इसी तरह की बात उन्होंने भी कही। डेमोक्रिटस ने भी कहा कि मैटर को ब्रेक करते जाएं तो ब्रेक करते करते अल्टीमेटली हमें एक इंडिविजिबल पार्टिकल मिलेगा, उसको इन्होंने एटम नाम दिया। तो एटम जो शब्द है, एटम वर्ड इंडिया से नहीं आया था, यहां तो परमाणु वर्ड बोला गया था। यहां जो वर्ड बोला गया था वो परमाणु बोला गया था। ग्रीक में भी इसी तरह की रिसर्च, इसी तरह की फिलोसफी, इसी तरह का सोचा गया। उन्होंने भी कहा कि मैटर को ब्रेक करा जाए तो ब्रेक करते करते एक स्टेज आ जाएगी, उसके बाद हम फर्दर उसको ब्रेक नहीं कर पाएंगे। तो उस इंडिविजुअल स्टेट को इन्होंने भी एटम कहा था, इन्होंने एटम नाम दिया था। इंडिया में परमाणु बोला गया, यहां पर एटम कहा गया। तो ये ग्रीक वर्ड से ही आया है। एटम का मीनिंग होता है इनडिविजिबल। इस शब्द का मतलब ही है इनडिविजिबल, फर्दर डिवाइड ना हो पाए। इसका मीनिंग है इनडिविजिबल, इनडिविजिबल, फर्दर डिवाइड नहीं हो पाए। तो दो इंडिया के नाम आए, दो ग्रीक के नाम आए। इंडिया में महर्षि कानद और पकुध कात्यायन,
और ग्रीक लोग लगभग उसी समय के आसपास के, लगभग वही एरा था, डेमोक्रिटस और ल्यूसिपस, इन्होंने भी यही कहा मैटर को ब्रेक करते जाए तो ब्रेक करते करते स्टेज आएगी, फर्दर ब्रेक नहीं कर पाएंगे, इन्होंने नाम दिया एटम। और ये सब थ्योरेटिकली बस सोचा गया है, फिलोसॉफिकल वर्क है, ये एक्सपेरिमेंटल प्रूव नहीं था। एक्सपेरिमेंटल वर्क तो 18 सेंचुरी के लगभग फिर जाके शुरू हुआ है। ये सारा फिलोसॉफिकल वर्क था, बस सोचा गया था कि ऐसा होता होगा, लगभग ऐसा कुछ होता होगा, ये विचार किया गया इंडिया में भी ग्रीस में भी। 18 सेंचुरी तक यही सब फिलोसफी चलता रहा। 18 सेंचुरी जब आई है तब फिर इस पे वर्क शुरू हुआ है, एक्सपेरिमेंटल वर्क भी शुरू हुए हैं। 18 सेंचुरी तक यही सब चलता रहा, 18 सेंचुरी तक ये सब चलता रहा। 18 सेंचुरी में फिर एक्सपेरिमेंटल वर्क भी हुए हैं इन चीजों में। तो बाद की जो जानकारी मिली है वो 18 सेंचुरी के बाद का है सारा। नेक्स्ट पॉइंट, तो 18 सेंचुरी के अंत तक आते आते, 18 सेंचुरी तक बस ये सब पता था, ज्यादा कोई जानकारी थी नहीं। 18 सेंचुरी के अंत तक आते आते साइंटिस्टों को समझ आया एलिमेंट्स क्या होता है, इसकी जानकारी हो गई थी, कंपाउंड्स की जानकारी हो गई थी, एलिमेंट्स क्या होते हैं, कंपाउंड्स क्या होते हैं, ये सब जानकारी 18 सेंचुरी के एंड तक आ गई कि एलिमेंट्स क्या है, कंपाउंड्स क्या है। और जब एलिमेंट्स का पता लग गया, कंपाउंड का पता लग गया, तो फिर ये कंबाइन कैसे होते हैं। कंपाउंड जैसे कि अलग अलग एटम का मिलकर बनता है कंपाउंड, दो या दो से ज्यादा एटम अलग अलग एलिमेंट के कंपाउंड बनाते हैं, दो या दो से ज्यादा एटम अलग अलग एलिमेंट के कंपाउंड बनाते हैं। जैसे कि हम कहें H2O, तो दो या दो से ज्यादा एटम अलग अलग एलिमेंट के कंपाउंड फॉर्म करते हैं, H2O, या आप कहो अमोनिया, या आप कहो NaCl। तो दो या दो से ज्यादा एटम अलग अलग एलिमेंट के कंपाउंड फॉर्म करते हैं। एलिमेंट्स क्या होते हैं, पीरियडिक टेबल जो लिखी है वो एलिमेंट्स की तो लिखी होती है, पीरियडिक टेबल एलिमेंट्स को ही तो बताता है। नाइट्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, इसके अलावा सोडियम है, पोटेशियम, ये सब एलिमेंट हैं। कुछ जो हैं जैसे इनर्ट गैसेज हैं, डायरेक्ट एग्जिस्ट कर जाते हैं, कुछ जो हैं वो ऐसे एग्जिस्ट करेंगे, जैसे नाइट्रोजन N2 फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, क्लोरीन है वो Cl2 फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। पर एलिमेंट में आप सेम एटम की बात कर रहे हो, सेम एटम। पीरियडिक टेबल भी जो पूरी लिखी है वो एलिमेंट्स ही लिखे हैं। तो एलिमेंट और कंपाउंड का भी अंतर आप यहाँ थोड़ा सा देख लो। जैसे पीरियडिक टेबल जो लिखी है वो एलिमेंट्स लिखे हैं, कुछ एलिमेंट हैं जो फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट कर जाते हैं, कुछ जो हैं वो अपने से ही दोबारा फिर कंबाइन करते हैं। जैसे नाइट्रोजन फॉर्म में डायरेक्ट एग्जिस्ट नहीं करता, N2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। क्लोरीन डायरेक्ट एग्जिस्ट नहीं करता, Cl2। ऑक्सीजन डायरेक्ट नहीं, O2 फॉर्म में। पर आप ध्यान दें, यहां पर मैं एक ही एटम के एलिमेंट की बात कर रहा हूं, सेम एटम के मैं एलिमेंट की बात कर रहा हूं। ये भी मॉलिक्यूल है, ये भी मॉलिक्यूल है, पर ये मॉलिक्यूल सेम एटम का है, ये मॉलिक्यूल डिफरेंट एटम का है। ये कंपाउंड का मॉलिक्यूल है और ये सेम एटम का मॉलिक्यूल है। तो मॉलिक्यूल जब हम बात करते हैं, तो मॉलिक्यूल तो नाइट्रोजन भी है, मॉलिक्यूल H2O भी है, पर ये इस एलिमेंट का मॉलिक्यूल है, ये इस कंपाउंड का मॉलिक्यूल है। कंपाउंड जब हम वर्ड बोलेंगे, अलग अलग एटम के बीच में बॉन्डिंग है, दो या दो से ज्यादा एटम होने चाहिए तो कंपाउंड फॉर्म होता है। ग्लूकोज का मॉलिक्यूल आप कहो वो भी कंपाउंड है। तो कंपाउंड जब हम वर्ड बोलेंगे, टू या टू से ज्यादा एटम जहां इन्वॉल्व हैं, तो ये भी कंपाउंड, ये भी, ये सब कंपाउंड है। एलिमेंट जो पीरियडिक टेबल लिखी है वो सब एलिमेंट है, पर कुछ एलिमेंट जैसे आर्गन है वो डायरेक्ट एग्जिस्ट कर जाएगा, कुछ हैं वो इस फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। पर आप ध्यान दें, सेम एटम की बात कर रहा हूं मैं, एलिमेंट जब मैं यहां बात कर रहा हूं सेम एटम की बात कर रहा हूं, ठीक है। इसी तरह से मॉलिक्यूल का क्या मतलब होता है, मॉलिक्यूल का क्या मतलब है, मॉलिक्यूल का मतलब है एक सिंगल मॉलिक्यूल भी पूरी प्रॉपर्टी जस्टिफाई कर रहा है और इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर जाए, अब आप मुझे एक बात बताएं, सिर्फ नाइट्रोजन अगर मैं लिख दूं, क्या नाइट्रोजन इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है?
क्या ऑक्सीजन, सिर्फ मैं O लिख दूं, क्या नाइट्रोजन एक मॉलिक्यूल है? क्या ऑक्सीजन एक मॉलिक्यूल है? मुझे बताओ, क्या नाइट्रोजन एक मॉलिक्यूल है? मॉलिक्यूल का मतलब वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर जाए, नेचर में एग्जिस्ट कर जाए इंडिपेंडेंटली, तब मॉलिक्यूल कहेंगे। पीरियडिक टेबल में आप एलिमेंट नाइट्रोजन लिख देते हो, पर रियल में क्या नाइट्रोजन सिर्फ N फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? नहीं। मॉलिक्यूल जब बोलोगे तो N2 फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, इंडिपेंडेंट N2 फॉर्म में मिलेगा। ऑक्सीजन आपको O2 फॉर्म में मिलेगी। O3 स्टेबल नहीं रहता, थोड़ी देर के लिए बनता है, ब्रेक भी होता रहता है। ओजोन फॉर्म में भी थोड़ी देर के लिए मॉलिक्यूल हमें मिल जाता है, पर ओजोन बनती भी रहती है, टूटती भी रहती है। पर क्या जब हम मॉलिक्यूल की बात करेंगे, क्या सेम एलिमेंट के ही मॉलिक्यूल को मॉलिक्यूल कहा जाता है? क्या NaCl एक मॉलिक्यूल नहीं है? क्या अमोनिया एक मॉलिक्यूल नहीं है? इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट ये भी कर जाएंगे। क्या हम कहें NaOH ये एक मॉलिक्यूल नहीं है? ये कंपाउंड के मॉलिक्यूल हैं, ये एलिमेंट के ही मॉलिक्यूल बन गए हैं, दोनों मॉलिक्यूल। ये भी मॉलिक्यूल है, ये भी मॉलिक्यूल है, ये इसी एलिमेंट के मॉलिक्यूल हैं, ये कंपाउंड के मॉलिक्यूल हैं। ये एग्जांपल्स हैं कंपाउंड मॉलिक्यूल। यही सब बेसिक चीजें हैं, समझ आ जाए तो आगे कुछ है नहीं, बहुत सिंपल है। यही सब बेसिक डेफिनेशन आप भूल जाते हैं, इसलिए गलती होती है क्वेश्चन में। अब आपको एलिमेंट, कंपाउंड, मॉलिक्यूल, इनका अंतर पूछ ले, आप बता लेंगे। पीरियडिक टेबल जो लिखी है वो सब एलिमेंट ही तो हैं। तो कुछ एलिमेंट फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट कर जाते हैं, कुछ कंबाइन करके एग्जिस्ट करते हैं। कंपाउंड जब बात करोगे, दो या दो से ज्यादा एटम इन्वॉल्व होंगे तब कंपाउंड बनेगा। तो कंपाउंड में N2Cl2 नहीं लिखा मैंने, दो या दो से ज्यादा एटम इन्वॉल्व हैं तब कंपाउंड बन रहा है। तो मॉलिक्यूल तो ये भी है, मॉलिक्यूल ये भी है, ये कंपाउंड के मॉलिक्यूल हैं, वो एलिमेंट सिंपली एलिमेंट के मॉलिक्यूल हैं। क्या ये समझ आ गया? आगे बढ़ू मैं। तो 18 सेंचुरी के एंड तक आते आते साइंटिस्टों को एलिमेंट की जानकारी मिली, उन्हें कंपाउंड के बारे में जानकारी मिली। तो फिर उनकी क्यूरियोसिटी बढ़ने लगी कि ये एलिमेंट या कंपाउंड कैसे बनते हैं, कैसे कंबाइन करते हैं और क्यों कंबाइन करते हैं। भाई एक चीज आई तो अगला इंटरेस्ट डेवलप हुआ, फिर अगला काम हुआ तो और आगे इंटरेस्ट डेवलप हुआ, और आज तक भी काम चल रहा है, सारी जानकारी नहीं मिल पाई है। तो उनको ये पता चला कि 18 सेंचुरी के एंड तक आते आते एलिमेंट और कंपाउंड की जानकारी हो गई थी। तो फिर क्यूरियोसिटी साइंटिस्टों में डिस्कशन शुरू हुआ कि भाई पहले तो थ्योरेटिकली काम चल रहे थे, एक्सपेरिमेंटल वर्क था नहीं, फिलोसॉफिकल वर्क था, सोचा गया था। धीरे धीरे 18 सेंचुरी तक आते आते एक्सपेरिमेंटल वर्क शुरू हुए, तो एलिमेंट्स का पता चला, कंपाउंड का पता चला। अब क्यूरियोसिटी ये बनी कि जैसे एलिमेंट बन रहा है या कंपाउंड बन रहा है, तो ये क्यों बन रहे हैं, क्या कारण है, ये कंबाइन कर क्यों रहे हैं, क्यों बन रहे हैं और कैसे बन रहे हैं, वाई एंड हाउ ये आया कि ये कॉम्बिनेशन बन क्यों रहे हैं और कैसे बन रहे हैं। और कॉम्बिनेशन कुछ ही क्यों बन रहे हैं, कोई कुछ भी क्यों नहीं बन जा रहा। NaCl की बजाय NaCl4 क्यों नहीं हो जा रहा, ऐसा क्यों नहीं हो जा रहा है। NaCl4 बन जाता, H4O बन जाए, ऐसा क्यों नहीं सुना आपने। तो आखिर ये डेफिनेट एक कंपाउंड बन रहे हैं और सारे पॉसिबल नहीं है, कुछ ही तरह के फिक्स तरह के कंपाउंड बन रहे हैं, सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन नहीं बना सकते। जैसे NaCl4 नहीं बन सकता, H4O नहीं बन सकता, वो तो आज आप जान रहे हो कि वैलेंसी जैसी कोई चीज होती है, ऑक्टेट पूरा करने का कोई कंसेप्ट है, उसकी हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट है, शेप का कंसेप्ट है, ये सब आज आप जान रहे हो। उस समय जब एलिमेंट और कंपाउंड की जानकारी मिली, तो उस समय तो ये था ना बस एलिमेंट कंपाउंड मिल रहे हैं, तो फिर कुछ ही क्यों मिल रहे हैं, कोई भी क्यों नहीं बन जा रहा। इसका मतलब कुछ और भी खासियत एटम्स के अंदर होती होगी, सबकी अलग अलग कुछ प्रॉपर्टीज होती होंगी, कोई कुछ भी नहीं बना दे रहा, H5O नहीं बन जा रहा। ठीक, तो और क्यूरियोसिटी जब आई तो और काम शुरू हुआ। तो एलिमेंट कंपाउंड का पता लगना 18 सेंचुरी के अंत तक आते आते ये जानकारी मिली, तो और काम शुरू हुए कि आखिर ये कंबाइन कर क्यों रहे हैं, और कंबाइन कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं, बॉन्डिंग वॉन्डिंग कंसेप्ट आना शुरू हुए। क्लियर है? मतलब एक्सपेरिमेंटल वर्क भी धीरे धीरे फिर आगे बढ़ना शुरू हुआ, यहां तक की जानकारी हुई। तो 18 सेंचुरी के एंड तक आते आते यहां तक हम पहुंचे, यहां तक की जानकारी हुई कि ये कॉम्बिनेशंस वगैरह कैसे बन रहे हैं, इसके बारे में।
और जब ये इंटरेस्ट डेवलप हुआ कि आखिर ये कंबाइन कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कोई तो इसका बेसिस होना चाहिए। फिर एक साइंटिस्ट था एंटोइन लेवोइजियर, और एक साइंटिस्ट था उसका नाम था प्रोस्ट। ये दो साइंटिस्ट थे। इन्होंने अपना एक थ्योरी दिया, इन्होंने कंसेप्ट दिया। केमिकल कॉम्बिनेशंस जो होते हैं उसके लिए इन्होंने दो प्रिंसिपल दिए। जो केमिकल कॉम्बिनेशंस होते हैं उसके लिए इन्होंने दो थ्योरी बताई। सुनने पे ध्यान दो, अभी लिखो मत, प्रॉपर लिख रखा है मैंने, नोट्स में भी आपके लिखा हुआ है, समझने पे ध्यान दो। केमिकल कॉम्बिनेशंस के लिए इन्होंने दो प्रिंसिपल दिए, दो थ्योरी दी। एक तो लॉ दिया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो एक कंसेप्ट इन्होंने दिया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का, और एक कंसेप्ट दिया लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन या कांस्टेंट प्रोपोर्शन, कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ये दो कंसेप्ट दिए। तो एलिमेंट का पता लग गया, कंपाउंड का पता लगा। अब ये एलिमेंट कंपाउंड कंबाइन क्यों करते हैं और कैसे कंबाइन करते हैं, ये जो रिएक्शन वगैरह की बात कर रहे हैं, तो इन्होंने, इन दोनों ने मिलकर, एंटोइन लेवोशियर और प्रोस्ट, ये दो साइंटिस्ट ने केमिकल कॉम्बिनेशन के कंसेप्ट दिए। इसके ऊपर इन्होंने दो लॉ बताए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और दूसरा था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ये दो थ्योरी दी, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन इसको कह लो। इन्होंने दिए लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। तो एक था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दूसरा था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। इसको लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन भी कहते हैं। इसको एक और नाम से जाना जाता है लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, ये भी नाम दिया। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, ये दो कंसेप्ट बताए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, मास जो एटॉमिक मास है, जैसे मान लो मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ये कहता है कि मास ना तो क्रिएट होगा ना तो डिस्ट्रॉय होगा। और डेफिनिट प्रोपोर्शन क्या कहता है वो अभी देखते हैं। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इसी तरह आप एटम के लिए पढ़ते थे, एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो यहाँ पे जो मास का कंजर्वेशन बताया है, ये कह रहे हैं कि मास ना तो क्रिएट होगा ना तो डिस्ट्रॉय होगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं कोई रिएक्शन आपको बताऊं, उस रिएक्शन में आप देखें तो रिएक्टेंट का जो मास है और प्रोडक्ट का मास है, आपको टोटल कंजर्वेशन मिलेगा इस लॉ के हिसाब से। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इस पे थ्योरेटिकल कंसेप्ट, ये जो थ्योरी है लेवोइजियर और प्रोस्ट ने इस पे काम किया था, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो इन्होंने दो चीजें बताई, इन्होंने दो चीजें बताई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास ना तो बनेगा ना तो डिस्ट्रॉय होगा, ना क्रिएट होगा ना डिस्ट्रॉय होगा। एक एग्जांपल मैं आपको बताऊं, जैसे मान लो कोई रिएक्शन ले लो, आप कोई रिएक्शन ले लो, जैसे आप कहो 6CO2 प्लस 6H2O, फोटोसिंथेसिस वाली रिएक्शन ले लो। 6CO2 6H2O ये बना देगा C6H12O6 प्लस 6O2। तो ये इस तरफ जो लिखे हैं वो क्या है, रिएक्टेंट्स हैं, ये रिएक्टेंट्स हैं। ये क्या है, प्रोडक्ट है। जिनके बीच में रिएक्शन कराई जाती है वो रिएक्टेंट होता है, जो रिजल्ट आता है वो प्रोडक्ट होता है। तो टोटल समेशन अगर निकाल लोगे मास का यहाँ पर और टोटल समेशन मास का यहाँ निकाल लोगे, बराबर आएगा। कंजर्वेशन का ये मतलब हुआ। ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब आपने कह दिया कि मास ना तो क्रिएट होगा ना तो डिस्ट्रॉय होगा, इसका मतलब रिएक्शन में भी टोटल समेशन निकाल लें मास का और यहाँ टोटल समेशन निकाल लें मास का, बराबर आना चाहिए, कंजर्वेशन होना चाहिए। क्योंकि आपने कह दिया मास ना तो क्रिएट होगा ना तो डिस्ट्रॉय होगा, मतलब उतना ही रहेगा। तो पहला लॉ तो ये कह रहा है, पहला लॉ ये कह रहा है मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। दूसरा जो मैंने बात कही कि कोई भी कंपाउंड क्यों नहीं बन जाता, NaCl4 क्यों नहीं बन जाता, H
H6O क्यों नहीं बन जाता वाटर की जगह, H6O बन जाए। तो फिर दूसरा कंसेप्ट कहता है एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में कॉम्बिनेशन बनते हैं, एक कांस्टेंट प्रोपोर्शन का नियम है उसके हिसाब से। जैसे मैं आपको बताऊं H2O है, ध्यान से सुनना इस बात को, जरा इस लाइन को ध्यान से सुनो। जैसे H2O है, ये जो कॉम्बिनेशन होते हैं एक इनका रेशियो का कंसेप्ट है, डेफिनेट प्रोपोर्शन है, डेफिनेट प्रोपोर्शन में ही कंबाइन होता है। जैसे मैं यहां पर हाइड्रोजन का मास निकालूं, मास कितना होगा हाइड्रोजन का? हाइड्रोजन का मास जरा बताओ कितना होता है, हाइड्रोजन का मास बताइए। 1.00 समथिंग होता है एएमयू में, और 2 एटम लगे हुए हैं तो कितना हो जाएगा 2। एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1.07 के आसपास होता है, एएमयू में यूनिट होती है, और 2 हैं हाइड्रोजन तो 2 × 1 मल्टीप्लाई करोगे 2 हो जाएगा। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है 16। हाइड्रोजन का यहाँ पे हो गया 2, ऑक्सीजन हो गया 16, मतलब प्रपोर्शन अगर देखें तो 1:8 के रेशियो में, 1:8 के रेशियो में, ये रेशियो में कॉम्बिनेशन हो रहा है, इस रेशियो में कंबाइन कर रहा है। तो 1:8 के रेशियो में ये प्रपोर्शन है इनके बीच में। इसी वही कह रहा है ना, डेफिनेट प्रपोर्शन, एक डेफिनेट प्रपोर्शन में ही कंबाइन करते हैं। एक हाइड्रोजन कहीं से भी आया हो, ऑक्सीजन किसी भी सोर्स से आया हो, पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन जब कंबाइन करेंगे तो एक डेफिनेट प्रपोर्शन का रूल है, उसके हिसाब से कॉम्बिनेशन बनता है। जैसे मैं आपसे कहूं अमोनिया, अमोनिया की बात करूं मैं, नाइट्रोजन बताओ कितना एटॉमिक मास होगा 14, हाइड्रोजन यहाँ पे एक का है 1.07 के आसपास, 3 है, तो ये प्रपोर्शन 14:3 के प्रपोर्शन में कंबाइन हुआ है, 14:3 के प्रपोर्शन में कंबाइन हुआ अमोनिया। तो एक डेफिनेट प्रपोर्शन का लॉ है, तो इसलिए एक डेफिनेट प्रपोर्शन में कॉम्बिनेशन बनते हैं, कुछ भी रेशियो नहीं कंबाइन करेगा। आप 7:8, 9:7 कुछ भी अपने हिसाब से बना लोगे, सारे प्रपोर्शन नहीं बनेंगे, कुछ डेफिनेट प्रपोर्शन में ही कंपाउंड बनता है। कोई एलिमेंट या कंपाउंड कुछ बन रहा है, डेफिनेट प्रोपोर्शन का रूल है, उसके हिसाब से ये फॉर्म हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर मैं आपसे कहूं 9 ग्राम वाटर डिकम्पोज हो रहा है, 9 ग्राम ऑफ वाटर gets decomposed and it gives 9, if 9 gram of water get decomposed it gives, क्या देगा जरा मुझे बताओ। 9 ग्राम वाटर अगर डिकम्पोज होगा कितना ऑक्सीजन कितना हाइड्रोजन मिलेगा? 9 ग्राम वाटर डिकम्पोज हो रहा है, तो इस रूल के हिसाब से उसमें कितनी ऑक्सीजन और कितना हाइड्रोजन मिल रहा होगा, जरा मुझे बताओ। ये एग्जांपल समझ आ जाएगा तो लॉजिक समझ आ जाएगा ऊपर वाला। 9 ग्राम वाटर ब्रेक हो रहा है, उसमें कितनी ऑक्सीजन और कितना हाइड्रोजन। 9 ग्राम वाटर डिकम्पोज हो रहा है, इट गिव्स 1 ग्राम हाइड्रोजन एंड 8 ग्राम ऑक्सीजन। यही तो बना, 1 ग्राम हाइड्रोजन 8 ग्राम ऑक्सीजन। अभी क्लियर है? तो यहां पर हम बेसिस ले क्या रहे हैं, किसके बेसिस पे? डेफिनेट प्रोपोर्शन वाले में अल्टीमेटली डेफिनेट प्रोपोर्शन का पता करने के लिए हमने बेसिस लिया किसको, हम किसके बेसिस पे प्रोपोर्शन बात कर रहे हैं? मास के बेसिस पे, है ना। ये लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन में जो हम बात कर रहे हैं, हम क्राइटेरिया ले रहे हैं मास को, मास के बेसिस पे हम डेफिनेट प्रोपोर्शन डिफाइन कर रहे हैं। ये काम प्रोवस्ट का था, डेफिनेट प्रोपोर्शन बाई मास। यहां पर जो आप कैलकुलेशन कर रहे हैं ये बाई मास, मास के बेसिस पे, और ये वर्क था प्रोवस्ट का।
इसका वर्क था। पर और डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए थे। ये सब चीजें कह तो दी गई, कुछ काम हुआ तो, पर और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन साइंटिस्ट नहीं निकाल पाए इसके ऊपर। ये लोग यहीं तक बात पता कर पाए और आगे और बहुत डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, बहुत कंक्रीट एक्सप्लेनेशन यहां पर नहीं मिल पाया था। यहां पे इतने पे बात खत्म हो गई कि प्रोवस्ट ने कह दिया कि मास बेसिस क्राइटेरिया ले लिया और यहां तक पहुंच गए। और डिटेल में जाने के लिए जिसपे और बढ़िया काम हुआ हो और क्लैरिटी आई हो और इसको बढ़ाया हो थ्योरी के आगे, ये काम किया था डाल्टन ने। तो इनका जो काम था, लेवोइजियर, प्रोवस्ट वगैरह जो काम था, और इसके आगे फिर डाल्टन ने वर्क किया है। डाल्टन सीधे पहुंच गया फंडामेंटल पे, उसने दो चीजों को मिला दिया। डाल्टन ने कहा, एक तो उसी थ्योरी को पिक किया उसने कि किसी मैटर को ब्रेक करते जाओ, सबसे लास्ट में जो इनडिविजिबल चीज मिलती है वो एटम मिलता है। एक तो इसने इस चीज को पिक कर लिया। दूसरा कंसेप्ट उसने लेवोइजियर और प्रोस्ट वाली जो थ्योरी है केमिकल कॉम्बिनेशन वाली, इसको पिक कर लिया। उन दोनों को मिला के इसने कंक्लूजन निकाला। डाल्टन ने क्या किया, एक तो उसने ये चीज पिक कर ली कि किसी चीज को, मैटर को तोड़ते जाएं इनडिविजिबल स्टेट एटम हमें मिलेगी। एक तो हिस्सा ये पिक कर लिया कि किसी भी चीज का अल्टीमेट पार्टिकल एटम है, और जो कंपाउंड वगैरह बन रहे हैं, केमिकल कॉम्बिनेशन का जो रूल है, वो रूल इसने ये वाला पिक किया। उस पर फिर अपना दिमाग लगाया, एक नई थ्योरी दे दी। डाल्टन ने इसमें फिर कंप्रहेंसिव वर्क किया है और इस पर जानकारी दी है। इसी को कहते हैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। 1808 में आई थी ये। यहां से क्वेश्चन आता है एग्जाम में। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी आपने वर्ड सुना होगा, वो यहीं से आता है। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, ये जॉन डाल्टन 1808 में थ्योरी दी है इसने। इंग्लैंड का था ये, इंग्लैंड के थे डाल्टन, जॉन डाल्टन। तो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी 1808 में आई। और बड़े ज्ञानी व्यक्ति, ये पढ़ाते भी थे। ये पढ़ाते थे मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों। पुराने साइंटिस्ट जो देखोगे ना, कई बार आपको कंफ्यूजन होता है कि सर ये तो फिजिक्स का पर्सन था और इसकी जो रिसर्च हम केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं। कोई केमिस्ट्री वाला साइंटिस्ट है, उसकी रिसर्च हम मैथ्स में पढ़ रहे हैं। पुराने साइंटिस्ट अगर आप देखोगे तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स कई सारे ऐसे हैं, तीनों पढ़ाते थे। ब्रांचेस कई सारी शुरू में जुड़ी हुई थी, बाद में इनको अलग अलग किया गया है। बाद में आप देखोगे, आज आपको लग रहा है कि बिल्कुल अलग अलग ब्रांचेज हैं, या जब आप इंटीग्रेटेड पढ़ते हैं तो आगे जाके फिर सब्जेक्ट कॉमन मिल जाते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री में आज भी कई चैप्टर हैं जो कंबाइन कॉमन ओवरलैप करते हैं, न्यूक्लियर का पार्ट जैसे। तो पहले तो कई साइंटिस्ट ऐसे, तीनों में एक्सपर्टीज होता था। डाल्टन भी उनमें से। डाल्टन मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों पढ़ाते थे। ठीक है। तो डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी 1808 में दी। अब इन्होंने थोड़ा सा डिटेल बताया। अभी जो हम स्कैटर्ड फॉर्म में पढ़ रहे हैं कि एक ने एटम बताया, एक ने बताया केमिकल कॉम्बिनेशन के बारे में, सब मिला के डाल्टन ने एक प्रॉपर थ्योरी दी। डाल्टन ने कहा कि कोई भी मैटर बना है टाइनी पार्टिकल बिल्कुल छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर, जिसको एटम कहते हैं। ये तो शुरू में भी लोगों ने कहा था, एक तो इसने उसको पिक कर लिया एटम वाली बात को। तो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी कहती है, पहला पॉइंट यही कि कोई भी मैटर बना है टाइनी पार्टिकल से मिलकर, जिसको हम एटम कहते हैं। फिर एटम वगैरह जो आपस में कंबाइन करते हैं, सेम एटम भी कंबाइन कर जाते हैं कई बार, और अलग अलग एटम भी कंबाइन कर जाते हैं। सेम एटम का भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, पर ये एटम एक ही जैसे हैं। जैसे अगर नाइट्रोजन मिल रहा है, तो ऐसा नहीं होगा कि एक नाइट्रोजन अमोनिया से आई तो वो नाइट्रोजन अलग होगी, एक नाइट्रोजन एयर से आई तो वो नाइट्रोजन अलग होगी। आप मुझे बताओ, अमोनिया से नाइट्रोजन आया और एक नाइट्रोजन आपने एयर से निकाला, एयर से नाइट्रोजन आई, क्या दोनों नाइट्रोजन में अंतर है? क्या अलग अलग सोर्स से आने वाला जो एटम है वो अलग अलग हो जाता है क्या? ऑक्सीजन ओजोन से आएगी तो अलग ऑक्सीजन होगी, और जो हम इनटेक कर रहे हैं क्या वो ऑक्सीजन अलग होगी? क्या ऑक्सीजन के भी एटम अलग होते हैं क्या? तो इसने क्लियर कर दिया था कि कोई भी सोर्स से एटम आ रहा है, सेम एटम की सेम प्रॉपर्टीज होंगी। अगर नाइट्रोजन से नाइट्रोजन मिलकर N2 बना रहा है तो इसकी प्रॉपर्टीज सेम होंगी, दोनों नाइट्रोजन एक ही हैं। पर अगर नाइट्रोजन हाइड्रोजन से मिलकर कंपाउंड बना रहा है तो अलग अलग एटम की प्रॉपर्टी है इसमें, नाइट्रोजन की प्रॉपर्टी अलग, हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी अलग। तो डाल्टन ने ये सब बातें कही कि एटम से मिलकर बने हैं। एटम भी कई प्रकार के हैं,
सेम एटम किसी भी सोर्स से आ रहा हो उसकी प्रॉपर्टी वही रहेगी, ऑक्सीजन किसी भी सोर्स से आ रहा हो ऑक्सीजन ही रहेगा। पर अगर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को कंपेयर कर रहे हैं तो दोनों की प्रॉपर्टी अलग अलग है। तो सेम जो एलिमेंट बन रहा है, सेम एटम जहां इन्वॉल्व है उसकी प्रॉपर्टी वही रहने वाली है, कंपाउंड जहां बन रहा है उसकी प्रॉपर्टी अलग होगी। जैसे नाइट्रोजन की जो प्रॉपर्टी है और यहाँ अमोनिया में आप ऐसी प्रॉपर्टी नहीं ढूंढ पाओगे, इसकी प्रॉपर्टी एकदम अलग हो जाएगी। ठीक, तो ये भी डाल्टन ने बोला। फिर केमिकल कॉम्बिनेशन की जहां बात है कि केमिकल कॉम्बिनेशन होते कैसे हैं, ये केमिकल कॉम्बिनेशन पे मास को लेकर डाल्टन ने फिर डिफाइन किया है। मास वाली जो थ्योरी है, जो प्रोस्ट ने जिस पे लॉजिक दिया था, प्रोस्ट ने जो शुरुआत की थी कि डेफिनेट प्रोपोर्शन वाले में मास को क्राइटेरिया लिया था, डाल्टन ने उस बात को जस्टिफाई किया आगे जाकर। मतलब जो स्कैटर्ड फॉर्म में जानकारी पढ़ रहे थे, डाल्टन ने उसको क्लब किया और अपना भी दिमाग लगा के दिया डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। क्या यहां तक मैं क्लियर हूं? पूरी बात सबको समझ आई है? यहां तक किसी को कुछ समझ नहीं आया हो, बहुत फास्ट चल रहे हैं, कंफ्यूज हो गए हो तो बताओ। यहां पे मैं पहला स्टॉप ले रहा हूं, मुझे बताइए यहां पे सारी बातें क्लियर हैं, एक क्रोनोलॉजी समझ आई है? कोई वर्ड किसी को क्लियर नहीं है तो मुझे यहां तक बताए पहले। टफ तो नहीं लग रहा? लाइफ साइंस की तरह सिंपल लग रहा है? ये जानना जरूरी है पहले कि वो सब्जेक्ट मैंने पढ़ाया, अब ये पढ़ा रहा हूं तो इसमें आपको टफ तो नहीं लग रहा कहीं कुछ? अनिल कुमार कह रहे बस ठीक ही है सर, काम चलाओ बस ठीक ही है, कुछ समझ नहीं आया तो पूछ लो। अनिल कुमार कोई सवाल कुछ पूछना है? यहां तक कंफ्यूजन कहीं कुछ है? 3-4 नाम लिए हैं मैंने शुरुआत में, फिर थोड़ा सा समरी बोलता हूं। शुरुआत में ये बात आई कि मैटर को ब्रेक करते करते लास्ट में हम जो पहुंचेंगे परमाणु, इंडियन ने कह दिया, एटम ग्रीक ने कह दिया, ग्रीस के लोगों ने। 2 महर्षि के नाम बताए इंडिया में, महर्षि कानद और पकुद कात्यायन। ग्रीक वाले में 2 नाम मैंने बोले, डेमोक्रिटस, ल्यूसिपस, उसी समय के लगभग, डेमोक्रिटस और ल्यूसिपस। इन्होंने तो बस ये बता दिया था कि मैटर को ब्रेक करते करते हम पहुंचे गए परमाणु तक, इंडिया वालों ने कहा, हम पहुंचे गए एटम तक, ये ग्रीस वालों ने कहा। तो साइंटिस्टों का नाम बता दिए। अब इसके बाद ये केमिकल कॉम्बिनेशन वगैरह कैसे होंगे आगे जाके 18th सेंचुरी तक जब जानकारी हुई एलिमेंट के बारे में या कंपाउंड के बारे में, तो फिर एलिमेंट बन कैसे रहे हैं, कंपाउंड बन कैसे रहे हैं, कैसे कंबाइन कर रहे हैं और क्यों कंबाइन कर रहे हैं। नाइट्रोजन हाइड्रोजन से कंबाइन करके अमोनिया क्यों बना रहा है, कोई किसी से भी कंबाइन क्यों नहीं कर जा रहा। तो एलिमेंट कंपाउंड की जानकारी जब हुई तो फिर ये कंबाइन कर क्यों रहे हैं और कैसे कंबाइन कर रहे हैं, ये क्यूरियोसिटी आई। तो फिर लेवोइजियर और प्रोस्ट ने 2 लॉ बताए, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में केमिकल कॉम्बिनेशन कैसे बनते हैं, 2 लॉ दिए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, रिएक्टेंट का जो टोटल मास आएगा, प्रोडक्ट का टोटल मास आएगा, वो कंजर्व रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। और तो मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, मास क्रिएट भी नहीं होगा, डिस्ट्रॉय भी नहीं होगा। और केमिकल और जो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन की बात की, कौन किससे कंबाइन करेगा, प्रोपोर्शन क्या बनेगा, प्रोपोर्शन का लॉ दिया। प्रोपोर्शन में भी बेसिस प्रोस्ट ने कहा था कि मास को लिया जाएगा। कॉम्बिनेशन के समय भी डेफिनेट प्रोपोर्शन में कंबाइन करने में भी मास को बेसिस लेंगे, प्रोस्ट ने कहा। इसको और मिलाकर रिफाइन किया और फिल्टर किया डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी ने, जो एक पहला क्लियर कट थोड़ा इकट्ठा एक कंप्लीट मॉडल हमें देखने को मिलता है, डाल्टन एटॉमिक मॉडल, जिसने स्कैटर्ड इंफॉर्मेशन को कहीं ना कहीं एक कर दिया और अपनी भी दिमाग लगाया। स्कैटर्ड इंफॉर्मेशन जो अलग अलग में चर्चा कर रहा था, डाल्टन ने प्रॉपर थ्योरी का रूप दे दिया, वो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी है। जैसे उसने ये भी कहा कि जैसे नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन मिलाकर आप अमोनिया बना रहे हो, तो कभी आपने गौर किया कि NH3 क्यों बन रहा है, ये क्यों नहीं बन जा रहा। डाल्टन ने ये भी कहा कि जो कॉम्बिनेशन बनते हैं मास के प्रोपोर्शन में भी, ये होल नंबर में बनते हैं, डेसिमल वगैरह में नहीं। आप ऐसा क्यों नहीं लिख देते NH2.5, ये सुना है आपने, ये सुना है हाइड्रोजन 1.5O, या ये कभी सुना है आपने NaCl-2, ये वर्ड क्यों नहीं सुन लिए। क्या आपने कभी ये सुना ऑक्सीजन 3/2, ये क्यों नहीं बन गए। ये भी तो क्लियर होना चाहिए कि भाई ऐसे कॉम्बिनेशन तो नहीं दिखाई देते। ये भी कहा था डाल्टन ने ही कि कॉम्बिनेशन होल नंबर में होता है, होल नंबर में होता है। ठीक,
तो 1 2 3 4 5 ये सब होगा, नेगेटिव नहीं होगा, डेसिमल नहीं होगा, फ्रैक्शन नहीं होगा, होल नंबर में कंबाइंड होते हैं। ये भी डाल्टन की थ्योरी का पार्ट है। तो अभी मैं एक एक करके दिखा रहा हूं आपको सारे पॉइंट्स। अब कुछ लोगों को थ्योरी लिखने की बात है, तो मैंने बताया नोट्स में लिख ही दिया है। यहां पर भी समय थोड़ा बच जाए हमारा, लिखने का काम बहुत है, तो यहां मैंने सारी चीजें एक साथ क्लब कर दी है और टाइम बचाने के लिए ये पोर्शन मैंने लिख दिया साफ साफ। देखो, तो चैप्टर 1 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, जो आपके नोट्स का पहला ही पेज है, चैप्टर 1 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो जिसको नोट्स बनाने हैं बनाए, जो चाहे प्रिंट आउट निकाल के एडिशनल पॉइंट ऐड करना हो या लिखना हो तो लिखे, जिसको जैसे ठीक लगे। लिख भी दिया है मैंने, समझा भी दिया, नोट्स भी दे दिए, प्रिंट आउट निकाल के ऐड करना है वो कर लो, लिखना है तो लिखो, बस समय थोड़ा हमको बचाना पड़ेगा। जहां से मैंने बात शुरू की थी वहीं से मैं रिपीट कर रहा हूं। द आइडिया ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ मैटर, क्योंकि कुछ लोगों को चाहिए कि सर जितना समझाए हो मैं भूल जाऊंगा, प्रॉपर लिखा हो तो लिख भी दिया। द आइडिया ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ मैटर, ये इंडिया में लगभग 500 बीसी के आसपास आया। मैटर की डिविजिबिलिटी का कंसेप्ट लगभग भारत में सोचा गया, फिलोसफी में अगर देखें लगभग 500 बीसी के आसपास की बात है। इंडियन फिलोसोफर महर्षि कानद, उन्होंने ये सोचा, एक कंसेप्ट उन्होंने सोचा कि अगर हम मैटर को डिवाइड करते जाए, मतलब पदार्थ, सेम थ्योरी एनसीईआरटी में मिल जाएगी आपको, एनसीईआरटी का ही पार्ट है। तो उन्होंने कहा कि अगर हम पदार्थ, किसी पदार्थ को, मैटर को डिवाइड करते जाएं तो हमें छोटे से छोटे पार्टिकल मिलते जाएंगे। अल्टीमेटली एक स्टेज आ जाएगी जब हमें सबसे छोटा पार्टिकल मिलेगा जिसके बियॉन्ड हम और डिवाइड कर नहीं पाएंगे। उन्होंने उसको नाम दिया था परमाणु। ठीक, तो इंडियन फिलोसोफर महर्षि कानद, उनकी थ्योरी कि मैटर को डिवाइड करते जाए, किसी पदार्थ को डिवाइड करते जाए, स्मॉल से स्मॉल यूनिट मिलती जाएगी, अल्टीमेटली एक स्टेज आ जाएगी हम और फर्दर डिवाइड कर नहीं पाएंगे। उस स्टेज के एलिमेंट को हम, उस स्टेज पे हम उस पार्टिकल को परमाणु कहते हैं। यशवंत, हर टीचर पीडीएफ अवेलेबल नहीं करा पाएगा। जब सब्जेक्ट पढ़ाया हुआ है तो कहीं कहीं खुद तो मेहनत करनी पड़ेगी। मुझे एक बात बता दो, यहां तो इतना कुछ मैं अवेलेबल करवा रहा हूं, ऑफलाइन में कैसे पढ़ते लोग? खुद ही सोचो कि ऑफलाइन में कैसे पढ़ते। ऑफलाइन में तो पीडीएफ पीडीएफ नहीं देते थे, कोई टीचर पर्सनल देता, कोई नहीं देता। तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा सब्जेक्ट में पीडीएफ डाल दी जाए, पर हर चीज स्पून फीडिंग पर डिपेंड मत रहो कि सर 100% पीडीएफ मिल जाए। मेरे सब्जेक्ट में आपको सारी मिलेंगी, टेक्निकल में भी कई टीचरों से मैं कोशिश कर रहा हूं कि मिल जाए, पर कहीं कहीं अगर अवेलेबल नहीं है तो वहां अपने से भी आपको करना पड़ेगा। हर टीचर बैठ के पीडीएफ नहीं बनाता है, या किसी स्टूडेंट ने बनाई है वो आपको दे दे। मेरे लेवल पे भी जितना पॉसिबल है उतनी डिमांड करो कि ये भी समझो कि भाई सर अपने लेवल पे मैक्सिमम कोशिश कर रहे हैं, क्वेश्चन भी करवा रहे हैं, थ्योरी भी पढ़ा रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा पीडीएफ भी अपलोड करवा रहे हैं। पर कहीं कहीं अगर पीडीएफ नहीं है तो वहां नोट्स बनाने पड़ेंगे आपको। कंटेंट कोशिश कर रहे हैं पूरा मिले, कंटेंट में कमी नहीं है किसी में, और एक दो सब्जेक्ट में ही ऐसा हो रहा होगा। ठीक है, दूसरे इंडियन फिलोसोफर जो मैंने बताया, पकुद कात्यायन, इन्होंने थ्योरी को और आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा कि ये पार्टिकल नॉर्मली एग्जिस्ट करते हैं कंबाइंड फॉर्म में। परमाणु जो है एग्जिस्ट करते हैं कंबाइंड फॉर्म में, और अलग अलग मैटर के फॉर्म मिलते हैं हमें। पकुत कात्यायन, ये भी इंडियन थे, तो इन्होंने कहा कि जो परमाणु है, जो ये पार्टिकल हैं, नॉर्मली कंबाइंड फॉर्म में मिलते हैं और ये मैटर के अलग अलग रूप देते हैं। आज की जानकारी अगर देखो, क्या ये बात पूरी तरह सही है? यशवंत, मैंने ट्राई किया है, मैंने बोला कि जितनी पीडीएफ पढ़ी है मेरे ट्राई किए बिना नहीं पढ़ी है। पर कोई बहुत सीनियर टीचर है, सब्जेक्ट पूरा करा चुके हैं, तो मैं उनको पीडीएफ बनाने को नहीं बोल सकता हूँ। क्लियर कट बात बता रहा हूँ मैं, जैसे मशीन्स में पीडीएफ आपको नहीं मिलेगी। ऑलरेडी सर ने इतना पढ़ा रखा है, मैं पीडीएफ के लिए नहीं बोल सकता हूँ वहां पर। हर चीज की पीडीएफ एक्सपर्ट मत करिए। स्टूडेंट्स के पास होगी, ग्रुप में डाल दो, किसी के पास होगा दे देगा।
और मुझे नहीं लगता कि ऑफलाइन में जहाँ पे लाखों रुपए फीस भी हुआ करती थी वहां पे भी इतनी सारी चीजें आपको मिल जाती थी। वहां अगर कोई पढ़ा है वो लाखों रुपए फीस देके पढ़ा हुआ है तो उससे ही पूछ लीजिए कि इतनी चीजें मिलती थी क्या आरोहण पे जितना प्रोवाइड कर रहे हैं हम, उसी से जानकारी मिल जाएगी। तो जो चीजें अवेलेबल है वो आपको कहना नहीं पड़ेगा, मैं अपने आप से अवेलेबल करा दूंगा। अगर कहीं कोई चीज पीडीएफ नहीं है तो बनाना पड़ेगा नोट्स। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि जो एटम है वो कंबाइंड फॉर्म में ज्यादातर नॉर्मली कंबाइंड फॉर्म में रहते हैं और मैटर के हमें अलग अलग फॉर्म देते हैं, मैटर के हमें अलग अलग फॉर्म मिलते हैं। इसी समय में ग्रीक फिलोसोफर, दो नाम हमने बताया, डेमोक्रिटस और ल्यूसिपस, इन्होंने कहा कि मैटर को डिवाइड करते करते स्टेज आती है, वहां पे एटम नाम दे दिया इन्होंने। वही बात इन्होंने कही, पर ये ग्रीक लोग थे, और इन्होंने कहा कि मैटर को ब्रेक करते करते एक स्टेज आ जाएगी जहां पर एटम नाम दिया इन्होंने। ये सारा काम फिलोसॉफिकल वर्क था, ये कोई एक्सपेरिमेंटली प्रूफ हुआ हो ऐसा नहीं था इस समय तक। ये सारा वर्क फिलोसॉफिकल कंसिडरेशन पे था, ज्यादा कोई एक्सपेरिमेंटल वर्क उस समय तक किया नहीं गया था। 18 सेंचुरी तक ज्यादा कोई एक्सपेरिमेंटल वर्क नहीं, फिलोसॉफिकल बस सोचा हुआ है। 18 सेंचुरी तक आते आते साइंटिस्टों को और भी जानकारी लगी, एलिमेंट के बारे में जाने, कंपाउंड के बारे में जाने, और उनका इंटरेस्ट डेवलप हो गया कि आखिर ये एलिमेंट कंबाइन कैसे करते हैं, और अगर ये कंबाइन करते हैं तो होता क्या है, कैसे कंबाइन करते हैं, क्यों कंबाइन करते हैं, और क्या होता है जब ये कंबाइन करते हैं। ये सारी क्यूरियोसिटी साइंटिस्टों में डेवलप हुई। तो ये पॉइंट्स नोट्स में है, चाहे तो क्लास के बाद लिखो या फोटो खींच लो, जैसे भी नोट करना हो। पहला पॉइंट ये था। सैदुल आलम, बेस्ट वाली बात नहीं है, मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूं कि जितना सिस्टमैटिक, जितनी ज्यादा चीजें मिल पाए। वो कोई, मैं इसलिए भी नहीं करता हूं कि मुझे कोई अप्रिशिएट करे या नहीं करे, पर मैं चाहता हूं कि जितना ज्यादा मैं आपके लिए चीजों को आसान कर पाऊं और कॉस्ट इफेक्टिव कर पाऊं। क्योंकि बिल्कुल मैं ये नहीं चाहता कि जो मार्केट में इतनी महंगी महंगी ट्यूशन, इतनी चीजें अवेलेबल हैं, कई जगह कंटेंट भी पूरा नहीं मिलता, फीस देने के बाद कोई पूछता नहीं। उस चीज को ब्रेक करने के लिए ही आरोहण स्टार्ट किया था मैंने, कि ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि मैं इतने साल तक जुड़ा रहा हूं कोचिंग फील्ड से, इसलिए मुझे पता है कि बेस्ट क्वालिटी मिले, सबसे कम प्राइस में मिले, और जितना बेटर सपोर्ट हो पाए वो कोशिश की जाए। यदि कुछ कमी है तो बताओ, ग्रुप में मैसेज डाल सकते हो, मैं देख के उसको इंप्रूव करने की कोशिश करता हूं। पर कितना भी मैं कोशिश कर लूं, 100% चीजें तो अचीव नहीं हो पाएंगी कभी भी। अब सारी पीडीएफ बैठ के बनाना पॉसिबल नहीं है, 90% से ज्यादा पीडीएफ होंगी, एक आध सब्जेक्ट दो सब्जेक्ट में नहीं भी होगी। ऑफलाइन में सारे सब्जेक्ट लिखने पड़ते थे, यहां एक आध तो लिख सकते हो जरूरत पड़े तो। दूसरा पॉइंट ये था, मैंने बताया आपके नोट्स में लिखा भी है, यहां भी सेम पॉइंट ऐड कर रखा है, एनसीईआरटी की थ्योरी है। यार अल्टीमेट मोटिव ये है कि एग्जाम निकल जाए, सेलेक्ट हो जाओ, कुछ आउटपुट निकल जाए प्रोडक्टिव, ये मोटिव है बस, और कोई कारण नहीं है। उतनी मेहनत का रीजन यही है कि जब कोई बच्चा बताता है सेलेक्ट हो गया तो बड़ी खुशी होती है, चलो स्ट्रगल खत्म हुआ कम से कम। अभी उत्तराखंड पीसीएस का एग्जाम हुआ है, अगर स्टेट लोकल किसी बच्चे ने हैंडल कर लिया हो, बाकी जो मैंने पढ़ा रखे हैं क्वेश्चन सीधे सीधे क्वेश्चन है, जिन जिन चीजों में मार्क कर रखा है ये एग्जाम में पूछता है। तो यहां तक बात आ गई कि कंपाउंड जो बन रहे हैं, कॉम्बिनेशन जो बन रहे हैं, कैसे बन रहे हैं, क्यों बन रहे हैं, और क्या होगा कंबाइन होने पर, समझा सब दिया है। ये थ्योरी बस सिस्टमेटिक लिख दिया है। एंटोइन लेवुजियर ने केमिकल साइंसेस 2 लॉ दिए थे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लेवुजियर के साथ साथ इसका भी योगदान है, जोसेफ प्रोवस्ट जो था, इसका भी योगदान है, लेवोइजियर और प्रोवस्ट दोनों का कंट्रीब्यूशन है, लेवोइजियर एंड जोसेफ एल प्रोवस्ट। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, मास क्रिएट भी नहीं होगा, मास डिस्ट्रॉय भी नहीं होगा केमिकल रिएक्शन में, मास क्रिएट भी नहीं होगा
होता, मास डिस्ट्रॉय भी नहीं होता केमिकल रिएक्शन में, या सम ऑफ द मास ऑफ द रिएक्टेंट, रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास दोनों कांस्टेंट रहेगा। ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट का मास, प्रोडक्ट का मास दोनों कांस्टेंट रहेगा, कंजर्व रहेगा। और डेफिनेट प्रोपोर्शन वाला है वो मैं इसी में आपको नोट करवा दे रहा हूँ, इसी में दिखा दे रहा हूँ। ये देखो, एग्जांपल दिया था मैंने अभी, ये वाला पॉइंट देखो, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन समझाया था, वही एग्जांपल दे रखा है यहाँ पर, 1:8 का रेशियो, सेम एग्जांपल है। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, इसी को हम लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन भी कहते हैं, बताया। लेवोइजियर और बाकी साइंटिस्ट नोटेड दैट मेनी कंपाउंड वर कंपोज्ड ऑफ 2 or more एलिमेंट and each such compound had the same element in the same proportion irrespective of the source, कहाँ से वो आए हैं। तो लेवोइजियर ने और कई साइंटिस्टों ने ये कहा कि बहुत सारे कंपाउंड ऐसे हैं जो 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट से बने हैं, तो किसी प्रोपोर्शन में उनका कॉम्बिनेशन बन रहा होगा, कोई प्रोपोर्शन उनके बीच में बन रहा होगा। जैसे मैंने कहा H4O क्यों नहीं बन जाता, NH5 क्यों नहीं बन जाता, NaCl4 क्यों नहीं बन जाता, वही एग्जाम्पल जो मैंने बताए थे। तो डेफिनेट प्रोपोर्शन में ही कॉम्बिनेशन होता है। एग्जाम्पल वही सेम, मास ऑफ हाइड्रोजन, मास ऑफ ऑक्सीजन 1:8 के रेशियो में कंबाइन कर रहे हैं। 9 ग्राम ऑफ वाटर को ब्रेक करोगे तो 1 ग्राम हाइड्रोजन, 8 ग्राम ऑक्सीजन मिलेगी। सेम एग्जाम्पल है, वही सेम पॉइंट जो एग्जाम्पल दिया वही लिखा है। प्रोवस्ट ने मास वाले कंसेप्ट को प्रोपोर्शन वाले में, मास के लॉजिक को प्रोवस्ट ने आगे बढ़ाया। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को ही लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन कहते हैं। प्रोवस्ट ने क्या कहा था, यही मास वाला जो लॉजिक हमने लिया था अभी, प्रोवस्ट ने कहा था इन ए केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास बेसिस। क्लियर है? प्रोवस्ट ने कहा था किसी केमिकल सब्सटेंस में एलिमेंट हमेशा प्रेजेंट होते हैं डेफिनेट प्रोपोर्शन में बाय मास। तो अगर ये क्वेश्चन आ जाए, शुरुआत में किसने ये बात कही थी कि डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास का लॉजिक शुरुआत में किसका है? प्रोवस्ट का है। इसने कहा था, प्रोवस्ट ने कहा था किसी केमिकल सब्सटेंस में एलिमेंट हमेशा प्रेजेंट होते हैं डेफिनेट प्रोपोर्शन में बाय मास बेसिस। अब ये सारी थ्योरी एक प्रॉपर सिस्टमैटिक मैनर में नहीं थी, उसी को आगे डाल्टन ने काम किया था। देखो लिखा है ना, द नेक्स्ट प्रॉब्लम फेस्ड बाय साइंटिस्ट वाज टू गिव एप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस लॉज। अगली प्रॉब्लम साइंटिस्टों को आई थी कि एप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन इन लॉज के दिए जाएं। जॉन डाल्टन ने यही काम किया। द नेक्स्ट प्रॉब्लम फेस्ड बाय साइंटिस्ट वाज टू गिव एप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस लॉज। ब्रिटिश केमिस्ट जॉन डाल्टन, इन्होंने बेसिक थ्योरी दी थी नेचर ऑफ मैटर के बारे में, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। इन्होंने बेसिक थ्योरी दी थी अबाउट द नेचर ऑफ मैटर एंड ही टुक द आइडिया ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ मैटर एंड सेड दैट द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर आर एटम्स। तो इन्होंने क्या किया था, दोनों थ्योरी को मिला दिया था कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या है? एटम है। स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम है, और केमिकल कॉम्बिनेशन वाली थ्योरी को भी लेके चले, दोनों को मिला के इन्होंने अपनी थ्योरी बनाई। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम थी कि सिस्टमैटिक तरीके से थ्योरी हमें नहीं मिली थी, डाल्टन ने एक सिस्टमैटिक थ्योरी बनाई। तो 2 कंसेप्ट लेके चले। पहला कंसेप्ट जो डिविजिबिलिटी ऑफ मैटर वाली बात है कि मैटर को ब्रेक करते करते अल्टीमेट पार्टिकल हमें मिलता है एटम, एक तो इसको लिया, और दूसरा लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ये कंबाइन करते हैं इस नियम से। इन दोनों थ्योरी को मिलाकर और अपना कुछ इनपुट डाल के अपनी थ्योरी बनाई, जिसको हम डाल्टन एटॉमिक थ्योरी कहते हैं। यहां तक पूरा समझा चुके हैं। तो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी के क्या क्या पॉइंट्स? 1808 में डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी दी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, इन सबको भी इन्होंने और डिफाइन कर दिया था। यहाँ पर इसको भी इन्होंने और डिफाइन कर दिया था, कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। तो 1808 में डाल्टन ने अपनी एटॉमिक थ्योरी दी,
और एक्सप्लेनेशन दिया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन के बारे में। इनकी थ्योरी के हिसाब से सभी मैटर, कोई एलिमेंट हो, चाहे कोई कंपाउंड हो, चाहे कोई मिक्सचर हो, सब बने हैं एटम के। क्या क्या इनकी थ्योरी के पॉइंट्स हैं? इनकी थ्योरी के हिसाब से कोई भी मैटर हो, चाहे कोई एलिमेंट, चाहे कोई कंपाउंड, चाहे कोई मिक्सचर, सब मिलके बना है एटम से। तो इसमें तो कोई खास बात नहीं, ये तो 50 बार बोल चुका हूं मैं इस क्लास में। तो इनकी थ्योरी के पोस्टुलेट्स क्या थे? सभी मैटर बने हैं एटम के। एटम होता है इनडिविजिबल पार्टिकल। एटम होता है इनडिविजिबल पार्टिकल। यही क्वेश्चन आ जाता है कि एटम एक इनडिविजिबल पार्टिकल है। किसकी थ्योरी में लिखा है? डाल्टन की थ्योरी में भी लिखा है। क्रिएट भी नहीं होता, डिस्ट्रॉय भी नहीं होता। ये क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। एटम्स क्रिएट भी नहीं होता, डिस्ट्रॉय भी नहीं होता। डाल्टन की थ्योरी में भी लिखा है ये बात। तो डाल्टन की थ्योरी क्या कहती है? सभी मैटर बना है एटम का। एटम इनडिविजिबल पार्टिकल है, ना क्रिएट होगा ना डिस्ट्रॉय होगा। एटम जो है गिवन एलिमेंट में, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सेम एलिमेंट के अंदर वो आइडेंटिकल है। मास और केमिकल प्रॉपर्टी एक ही रहेंगी। कंपाउंड के अंदर जो एटम होंगे उनकी प्रॉपर्टी अलग अलग होगी। सब समझा चुका हूं ना भाई? कोई नया पॉइंट तो नहीं दिख रहा? तो सभी बने हैं एटम के। एटम इंडिविजिबल पार्टिकल है, ना ही क्रिएट होगा ना ही डिस्ट्रॉय होगा। गिवन एलिमेंट में, नाइट्रोजन ऑक्सीजन जैसे एलिमेंट में, नाइट्रोजन नाइट्रोजन सेम मास होंगे, ऑक्सीजन ऑक्सीजन सेम मास होगा, केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम होगी। कंपाउंड के अंदर नाइट्रोजन हाइड्रोजन मास अलग, केमिकल प्रॉपर्टी अलग। कंपाउंड के अंदर मास केमिकल प्रॉपर्टी अलग अलग होगी। तो डिफरेंट एलिमेंट अगर हैं, मतलब कंपाउंड अगर है, तो केमिकल प्रॉपर्टी और मास अलग अलग होंगे। एटम्स कंबाइन करते हैं होल नंबर में, बताया अभी। एटम कंबाइन करता है होल नंबर में, ना डेसिमल, ना फ्रैक्शन, ना नेगेटिव। एटम कंबाइन करता है होल नंबर में। रिलेटिव नंबर और काइंड्स ऑफ एटम, रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम किसी कंपाउंड में कांस्टेंट होते हैं, मतलब कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं बन जाएगा। रिलेटिव नंबर और काइंड्स ऑफ एटम जो किसी कंपाउंड में है वो कांस्टेंट होते हैं। फिक्स तरह के कंपाउंड ही बन सकते हैं, कुछ भी नहीं बन जाएगा। रिलेटिव नंबर और एटम के काइंड्स, टाइप कांस्टेंट होते हैं किसी कंपाउंड में। हर तरह का कॉम्बिनेशन नहीं बन सकता। तो कोई भी मैटर का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक एटम होता है। कोई भी मैटर का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक एटम होता है। किसी भी मैटर का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक एटम। देख लो भाई, यहां तक क्लियर है सारी बात, आगे बढ़े। नॉमेनक्लेचर आप पढ़ते हैं केमिस्ट्री में, कई तरह के नॉमेनक्लेचर होते हैं। नेमिंग करने के लिए आप एक संस्था का नाम सुनते थे, IUPAC। क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है, इसका फुल फॉर्म बताओ। नेमिंग, कई सारे एलिमेंट की जो नेमिंग होती है, IUPAC नेमिंग करने का काम करता है। केमिस्ट्री में जो नॉमेनक्लेचर पढ़ते हैं, जो नए नए नाम पढ़ते हैं आप, IUPAC अप्रूवल देता है नामों को। किस चीज का क्या नाम रखेंगे? IUPAC एक संस्था है, नेमिंग ये करते हैं, नॉमेनक्लेचर ये करते हैं, नामों को अप्रूवल यहीं से मिलता है। IUPAC का फुल फॉर्म क्या है और हेडक्वार्टर कहाँ पे है? IUPAC का हेडक्वार्टर है नॉर्थ कैरोलिना, अमेरिका में। IUPAC का हेडक्वार्टर नॉर्थ कैरोलिना, अमेरिका। और फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो यहां पे ध्यान रखना, IUPAC का फुल फॉर्म और हेडक्वार्टर, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, नॉर्थ कैरोलिना हेडक्वार्टर है। और नामों का अप्रूवल यहीं से मिलता है। केमिस्ट्री में जो नामों का अप्रूवल दिया जाता है यहीं से दिया जाता है।
इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, नॉर्थ कैरोलिना, अमेरिका। एलिमेंट्स का अप्रूवल यहीं से होता है। ठीक है, चलो आज इतना रखते हैं, अब इसके आगे कहानी कल देखेंगे। तो जितना समझाया है वो सारी बातें क्लियर हैं, अब इसके आगे कहानी कल। यहां तक किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। जितना समझाया है, नोट्स लिखाना, सारी कहानी कंप्लीट, लेक्चर 1 पूरा। अब इसके आगे कोई पूछना हो तो पूछ लो। अनिल कुमार, कोई दिक्कत? ठीक है क्लास, थैंक यू। एटम और एलिमेंट में अंतर, एटम और एलिमेंट में अंतर आप पूछ रहे हैं, ये होता है। देखो, मैंने आपसे कहा पीरियडिक टेबल जो पूरी की पूरी है, वो पूरी की पूरी पीरियडिक टेबल एलिमेंट्स की तो पढ़ते हैं, एलिमेंट्स की ही तो पीरियडिक टेबल है वो। तो एलिमेंट अगर आप बात करोगे, जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन एक एलिमेंट है, उस एटम को रिप्रेजेंट करोगे एन से। नाइट्रोजन एक एलिमेंट है, उसको आप एन से रिप्रेजेंट करोगे। नाइट्रोजन एक एलिमेंट है, इसका मॉलिक्यूल किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा? N2 फॉर्म में। क्या ये फ्रीली नाइट्रोजन एलिमेंट फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है क्या? N2। ठीक है, एलिमेंट पीरियडिक टेबल में एलिमेंट्स ही लिखे हुए हैं सब, पर मैं पूछ रहा हूं कि नाइट्रोजन एक एलिमेंट है, मॉलिक्यूल फॉर्म में अगर ये एग्जिस्ट करेगा, मॉलिक्यूल का मतलब इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सके, तो N2 फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। ऑक्सीजन क्या है? ये भी एक एलिमेंट है, एग्जिस्ट करेगा O2 फॉर्म में। पर अगर मैं आपसे कहूं आर्गन, आर्गन है इनर्ट गैस, इनर्ट गैस, इनर्ट गैस का ऑक्टेट पूरा होता है, वो ऐसी की ऐसी भी एग्जिस्ट कर जाएगी। रेडॉन, रेडॉन, रेडॉन भी एक इनर्ट गैस है, ऐसे का ऐसा ही एग्जिस्ट कर जाएगा फ्री फॉर्म में भी। पॉइंट समझ आ रहा है? अब यहां पे क्या कहोगे, सर ये एलिमेंट है कि मॉलिक्यूल है? आर्गन पीरियडिक टेबल में लिखा हुआ है, एलिमेंट है, फ्री फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर जाता है, ऑक्टेट पूरा है इसका। नहीं आया समझ? गीतार्थ कलिता, क्या ये समझ आया? कंपाउंड जब मैं बोलूंगा तो कंपाउंड एक ही एटम का नहीं होता। कंपाउंड मॉलिक्यूल अगर बनाओगे, कंपाउंड एक ही एटम का नहीं होता है। कंपाउंड होने के लिए 2 और मोर एटम्स होने चाहिए, 2 और मोर एटम्स। 2 और मोर एटम्स का क्या मतलब है? H2O, NH3, अलग अलग एटम दिख रहे हैं ना इसमें, NaCl, जितने मर्जी लिख लो। तो 2 और मोर एटम्स कॉम्बिनेशन होना चाहिए कंपाउंड बनने के लिए। नहीं आया समझ? पूरी तरह से क्लियर है? अभी बताओ भाई, नहीं क्लियर है तो बोलो। ठीक है, चलो क्लास, थैंक यू, थैंक यू ऑल ऑफ यू, गुड नाइट। अच्छा, कल हम 2 क्लास रखेंगे। 11:30 मॉर्निंग, सिविल सर्विसेज 2024 का जो पेपर था वो पेंडिंग था, कल वो सॉल्व कराऊंगा मैं। एक क्लास में तो पूरा होगा नहीं, लेंदी पेपर होता है, 2 क्लास लगेंगी। तो कल 11:30 पे सिविल सर्विसेज 2024 का पेपर कराऊंगा। जो अटेंड करना चाहे कर सकता है, जिसको इंटरेस्ट हो करना चाहे कर सकता है। पहले बता रहा हूँ मैं, CSE का पेपर रहेगा, सिविल सर्विसेज का 2024 वाला पेपर जो भी हुआ था पिछले महीने। टाइम मिल नहीं पाया, वो काफ़ी दिन से पेंडिंग है। CSE वाला कराऊंगा, ये खत्म कराने के बाद फिर 2-3 दिन बाद ESE वाला पेपर कराऊंगा। इंजीनियरिंग सर्विसेज का भी 2024 वाला भी डिस्कस नहीं कर पाया हूँ मैं। तो कल CSE वाला होगा, 2 क्लास में कंप्लीट होगा। कल 11:30 पे रहेगा ये। जैसा कि मैंने कहा था, मॉर्निंग टाइम हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, इवनिंग में क्लास चलेगी लाइव। और इवनिंग 6:30 आपका फिजिक्स केमिस्ट्री लेक्चर 2। कल का शेड्यूल ये रहेगा। यूट्यूब में भी डाल देंगे, सिविल्स का पेपर तो यूट्यूब में भी डालेंगे। ये आरोहण पर रहेगा, क्लास होने के बाद सिविल्स का जो पेपर है वो यूट्यूब पे भी डाला जाएगा। क्लास तो लाइव कराता हूं मैं, ये भी लाइव रहेगा, ये भी लाइव रहेगा। क्लास होने के बाद यूट्यूब पर रिकॉर्डिंग चली जाएगी इसकी। यूट्यूब में किया, यूट्यूब में मैंने भी कहाँ कराया है?
2024 का नहीं कराया, उसका मैंने ये बताया था कि क्वेश्चंस वगैरह का बाइफर्केशन क्या था, वो सब बताया था। पेपर डिस्कशन 23 का कराया हुआ है मैंने, हर साल कराता हूँ। 23 का कराया हुआ है, 24 का अभी नंबर ही नहीं आया, कल डिस्कस करूंगा। ठीक है क्लास, थैंक यू, गुड नाइट।